करते लंबे समय से आदत नहीं, 5:30 उठ जाओ, उठते ही पानी लेना है। अब वो 1 से 1.5 लीटर पानी काम करेगा, क्योंकि शरीर को जितना चाहिए तो उसने पहले दिन पी के उतना सोख लिया, उसकी आवश्यकता नहीं है। अब जो अतिरिक्त जल जाएगा वो उस मल को घोल के शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करेगा। फिर भी नहीं हो रहा, अब थोड़े से आपको अभ्यास करने पड़ेंगे, जिससे आंतों की मूवमेंट बढ़ेगी। आपने घर में कई बार सुना होगा कि इसका दिमाग इसके घुटनों में, ज़्यादा लंबाई बढ़ के दिमाग घुटनों में रह जाता है। वास्तव में सच्चाई कही थी कि आपके दिमाग के जो बिंदु है, पेट के जो पॉइंट आपके काफ मसल हैं, पिंडलियों के अंदर है, घुटनों के नीचे जो पिंडली है, पीछे की तरफ उभरा हुआ भाग है, इसके ऊपर आपके दिमाग के पेट के बिंदु है, प्रेशर पॉइंट है। पिंडलियों की जितनी पिटाई करोगे, जितनी मसाज करोगे, उतना दिमाग तेज हो जाएगा। पेट साफ नहीं होता उसको बहुत अच्छे से रहेगा। कोई रोग विशेष हो ऐसे चला जाएगा जैसे कभी आई नहीं। तो आपको अपनी पिंडलियों को बहुत संभाल के रखना है। आप स्वस्थ हैं या नहीं, ओकड़ू बैठना जानते हो? जो ओकड़ू बैठ पाता है एड़ी नीचे लगा के और दोनों गोनियां जंघाओं पे लगा के कमर को सीधा करके बैठ जाता है, इसका मतलब कुछ हद तक तो स्वस्थ है। बहुत सारे बच्चे जब बैठ नहीं पाते, एड़ियाँ उठी रहती, बच्चे तो मर जाते। घर पे जाके अपने जहाँ पर आप रहते हो वहाँ जाके प्रयास करना है कि ओकड़ू बैठ पाते हो या नहीं। ठीक है, तो सुबह हमने किया पेट साफ, लेकिन अच्छी समस्या रही कि पेट साफ करते हो नहीं रहा। पाइप तो जानते हैं, पाइप होते हैं, इसमें से पानी या तेल निकलता रहता है। पाइप को अगर बीच में से दबा दें, आगे की तरफ वो तरल या जो भी भर दे उसके अंदर है, निकल पाएगा? पानी चल रहा है निरंतर, बीच में कहीं से उसको दबा दिया है, पिचका दिया जाए, आगे वेग रहेगा कि नहीं रहेगा? जाने में दिक्कत आएगी, नहीं आएगी ना। इसी तरह प्रयास करूंगा आप बातों से समझ जाए, लेकिन जो आगे वो देख भी पाए कि आपकी जो आंख होती है, बड़ी आंख, वो दाएं से बाएं तरफ होती है। दायां बायां आप, मुझे उम्मीद आप सरलता से समझते होंगे, लेफ्ट राइट या सीधा उल्टे की तरफ। तो दाएं से बाएं तरफ, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ बड़ी आंख चलती है, यहाँ से गुदा द्वार तक जाती है। अब सबसे बड़ी गलती हमने क्या की, हमने कपड़ों के अंदर रबड़ धारण कर लिया, रबड़ पहननी शुरू कर दी, आंख पिचकी रहती, कितनी देर तक? 24 घंटे तक। फिर संभालते कब? जब रात को सोने के लिए थोड़ा थोड़ा इतने निशान हो गए, लेकिन फिर भूल जाते हैं क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा, अंदर छुपा हुआ। आते दबे रही। सुबह पेट साफ करते हो, जब जाते हो क्या करते हो? पेट साफ करने के लिए ओकड़ू हम बैठते हैं, है ना? ओकड़ू बैठते हैं, पेट खोलेंगे, जब बैठेंगे तो रबड़ यहाँ पे आता है। बैठो तो स्वाभाविक नहीं दिखते हैं सब, रबड़ का दबाव है तो आंख दब जाएगी, निकलना यहाँ से इस साइड से नीचे निकल जाता है, लेकिन यहाँ से दबा देना। अब हम जोर लगाते हैं, पेट साफ करते हैं जरूर है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं मिलती। पेट साफ हो रहा है, लेकिन होने के बाद कुछ और होगा तो अच्छा रहेगा। पानी का दबाव आता है, इसका कारण आपने दबाव बंद तो पहले ही लगा दिया। अब पेट साफ जोर लगा के नहीं करना है, ऐसे तो रबड़ से जितना जल्दी दूर होगा बहुत अच्छे, नहीं तो बहुत भयंकर रोग होने वाले जो रोग है नहीं लेकिन बना दिए गए, जैसे गुप्त रोग कहते, धातु रोग कहते, इतनी मशहूरी इनकी, इतनी ज्यादा, जो वास्तव में कोई रोग नहीं है, लेकिन डॉक्टर हमें हमारी थोड़ी सी शर्म के कारण, संकोच के कारण पकड़ लेते हैं। इससे शरीर का तो नुकसान होता है, साथ में अर्थ माने पैसे का भी रहता है और समय का रहता है, जो बहुत घातक है। और अगर इनको ठीक करना चाहते हो तो बिना दवाई के आप ठीक रहोगे। तो पहला तो सुबह 4 से 6 बजे के बीच में पेट साफ करना है। पेट साफ करने के बाद जाते हैं स्नान की तरफ। नहाते तो सभी हो, उम्मीद करते हैं गर्मियों में तो जरूर नहाते होंगे, सर्दियों में तो गाड़ी चल जाती है। हाँ, जो नहीं नहाते उसकी पहचान बहुत सरल सी है। एक डिब्बे में शीशी आती है, उसका ढक्कन खोलते हैं, थोड़ा सा दबाते हैं, ऐसा कुछ बोलती है, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, जिसमें जितनी दूर से सुगंध आने लगती है, इसका मतलब उतने दिन पुराना नहाया हुआ या नहाई हुई। जल बचाओ ठीक है, लेकिन इतना भी ना बचाओ कि शरीर से गंदगी ही ना आने। ठीक है, स्नान हम करते 2 तरह के पानी से, गर्म से भी ठंडे से। ज़्यादातर औसत रहती है हल्के गर्म पानी की तरफ जाते हैं। अब तो गर्मियाँ हैं, मजबूरी में ठंडे से नहाना पड़ता है, नहीं तो गर्मियों की तरफ जाते हैं। गर्म पानी से अगर स्नान करते तो रहता क्या है? गर्म पानी माने शरीर के तापमान से ज़्यादा पानी। जैसे ही शरीर के तापमान से ज़्यादा पानी शरीर के ऊपर डलता है तो शरीर की नाड़ियाँ खुल जाती है, नसें खोलेंगे, इसका मतलब खून अच्छे से चलेगा, ज़्यादा चलेगा। सरल भाषा में आपका बीपी बढ़ जाएगा। मतलब जो पतली पाइपें थी उसको थोड़ी चौड़ी पाइप लग गई तो खून ज़्यादा चलेगा, स्वाभाविक है। लेकिन कब तक? जब तक शरीर पर वो गर्म पानी डलता है, माने जब तक आप स्नान करते रहोगे।
जैसे ही आपका स्नान पूरा हो जाएगा, शरीर उस तापमान पे तो रह नहीं सकता, पुनः दोबारा अपने सामान्य स्तर पर आता है तो एकदम से नाड़ा सिकुड़ जाती है और तापमान एकदम से नीचे गिरता है और रात के शरीर में ब्लॉकेज होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं, जो शरीर के तापमान से ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं। तो गर्म पानी से जो नहाता है सिर के ऊपर तो भूल के भी नहीं डालना चाहिए, कारण आपके शरीर में 70% खून गले से ऊपर रहता है। शरीर में जितना खून है उसका 70% गले से ऊपर रहेगा और 30% गले से नीचे रहेगा। गर्म पानी डालोगे सर्कुलेशन बढ़ेगा, फिर धड़ाम से गिरेगा। सबसे ज्यादा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, जो कहते हैं सिर दर्द होता है, बेचैनी होते, ज्यादातर महिलाओं में रहती है, क्योंकि सिर धोने के लिए काफी तेज पानी का प्रयोग करते हैं, गर्म पानी का। और बाल लंबे होते हैं तो लंबे समय तक गर्मी सिर में रहती है, जिसके कारण सिर दर्द होना स्वाभाविक है। आपका भी होगा अगर गर्म पानी सिर पे डालोगे। इसके विपरीत अगर ठंडे पानी से स्नान हम करते हैं, ठंडा पानी माने शरीर के तापमान से कम पानी, शरीर के ऊपर डालोगे नसें सिकुड़ेगी, क्योंकि शरीर से कम तापमान है, सिकुड़ जाएगी, कम कपी चढ़ेगी, खून बहुत मुश्किल से चलेगा, शरीर किसी तरह कटौती करके काम चलाएगा तब तक जब तक शरीर पर ठंडा पानी डलता रहेगा, यानी जब तक आप स्नान करोगे। और जैसे ही आपका स्नान पूरा हो जाएगा शरीर बहुत तेजी से खोलेगा, मतलब बीपी एकदम से बूस्टअप होकर उठेगा। इससे क्या रहेगा, अगर नाड़ों में कहीं भी गंदगी है, प्रेशर से जब कोई चीज निकल रही, कचरा निकाल लेते हैं ना, सफाई करते हैं, जैसे हवा से प्रेशर मार के हम बहुत सारी चीजें साफ करते हैं, वो शरीर की नाड़ें शुद्ध हो जाती है, आपको कभी ब्लॉकेज नहीं होती अगर शरीर के तापमान से कम पानी से नहाते हो तो। वैसे तो बर्फ के पानी से भी स्नान करवाया जाता है मुख्य रूप से खिलाड़ियों में, क्योंकि इससे आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, शरीर को ठीक करने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। जो बर्फीले क्षेत्र हैं जहाँ पर बर्फ रहती है 8 से 9 महीने, वहाँ पर बर्फ को काट के स्विमिंग पूल बनाया जाता है। वहाँ पर समय जितना सामर्थ्य उसके अनुसार वो पानी में नहाते हैं, इससे उनकी त्वचा निकली रहती है, और तेज बढ़ता रहता है। वो तो नहाते हैं बर्फ के अंदर, और हम इतनी गर्मी में भी, सर्दियों में इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन फिर भी गर्म पानी से नहाते हैं। एकदम से नहीं नहाना, धीरे धीरे अभ्यास करोगे, आदत हो जाएगी। अपने दादा या पिताजी को देखोगे, वो हमसे अब तक ताकतवर रहते हैं, हमसे अब तक ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। हमें तो थोड़ी सी खांसी जुकाम हो जाती है, गोली खानी पड़ती है। पहले तो होता था, थोड़ा सा मेहनत करते थे, थोड़ा सा हलवा खा लेते तो बात खत्म, जुकाम खांसी सब ठीक। थोड़ी सी चोट लगती थी, मिट्टी लगा लेते थे, ठीक हो जाता था। आजकल तो डेटोल लगानी पड़ती है, ताकि जो रोग 1 से 2 दिन में ठीक होने वाला है वो कम से कम हफ्ते तक होने तक करे। ऐसे ही अन्य जो उपचार हम करते हैं। तो हमने सबसे पहले पेट साफ किया, उसके बाद स्नान किया। तो हमें किस पानी से स्नान करना चाहिए? शरीर के तापमान से कम पानी से। 37 डिग्री हमारे शरीर का तापमान है, 35, 30, 25 की आपने जितना आप सहन कर सकते हो उतना ठंडा पानी आवश्यक है। सिर के ऊपर जाएगा तो भी इससे लाभ ये रहेगा कि आपकी मानसिक क्षमता बढ़ेगी। जहाँ पर ठंडा पानी गया एकदम से कमी होगी, लेकिन जैसे ही पानी हटा तीव्रता से खून बढ़ता है, खून के साथ ऑक्सीजन बढ़ती है। खून के अंदर ही ऑक्सीजन होती है मिली हुई, उसी से ज्यादा 70% खून अगर हमारे दिमाग के अंदर है तो इसका मतलब हमारा रक्त का प्रवाह जितना दिमाग की तरफ बढ़ेगा, हमारा स्मरण क्षमता या दिमाग की कार्य प्रणाली, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। स्नान हमने कर लिया, अब वस्त्र की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ी गलती हम वस्त्र में करते हैं। कौन से? सबसे पहले पहनते हैं अंतरंग वस्त्र, अंडरगारमेंट जिसे हम कहते हैं। बचपन से शुरू करते हैं, पहले ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आजकल है। क्या है? डायपर नाम की समस्या आ गई। ये वही माताएं प्रयोग करती हैं जो निहायत ही जिसको कहें बेकार है, कामचोर है, या ना समझ जिसको कहें। डायपर के अंदर क्या होता है? पॉलीथीन का कवर होता है, उसके अंदर रुई होती है, थोड़ी सी रुई रहती है जो मलमूत्र को सोख लेती है, बाहर नहीं आने देती। हवा और पानी, हवा का स्पर्श तो होता ही नहीं, तब तक नहीं होता। मान लीजिए माताएं क्या करेगी, रात को डायपर लगाती, सारी रात लगा रहता है, और सुबह उठेगी, सोचे एक बार थोड़ा सा काम कर लेते हैं घर का, उसके बाद थोड़ा सा काम करके फिर एक बार संभालती है, और उसके बाद पुनः दोबारा नया डायपर पहना देती, कहीं हमारा बेड खराब ना हो जाए, हमारी चादर खराब ना हो जाए, फिर से वो पहनती। और ये प्रक्रिया 2 से 3 साल तक लगातार चलती है। और छोटी आयु में हमारे शरीर का बहुत तेजी से विकास होता है। 2-3 साल तक जिस बच्चे के जो जनेंद्रिय अंग या गुदा द्वारा जिसको हवा का स्पर्श नहीं हुआ, इतने भाग का, उसका विकास अधिक होगा या कम होगा? कम होगा। 2-3 साल तक तो ये समस्या रहेगी। 2-3 साल जैसे ही हो जाते हैं उसके बाद समस्या रहती है कि हम बच्चों को अंतरंग वस्त्र पहनाते हैं रबड़ वाले, जिसके यहाँ पर कमर पर भी रबड़ रहता है और जंघाओं पर भी रबड़ रहता है। छोटे बच्चों में जो बच्चे होते हैं इसी तरह के होते हैं, जंघाओं पर भी और कमर पर भी, दोनों तरफ रबड़ रहता है। समस्या वो रहती है। 2-3 साल वो पहनाते हैं, 5 साल निकल जाते हैं, और बचपन के जो बढ़ने के
समय होता है, शिक्षा का जो समय होता है जिसमें वो सीखना चाहता है, वो 5 साल होता है। 5 साल के बाद चरित्र निर्माण हो चुका है, वो 25 वर्ष के बाद में दिखाता है। तो 5 साल तक आपने वो पहना है, उसके बाद तो बच्चों को इतना सभ्य बना देते हैं जिसमें अंडरगारमेंट नहीं पहने मूर्ख समझा जाता है। पहले तो ऐसे नहीं था, पहले क्या था, कपड़े का होता था। हमारे यहाँ पर बोतला कहते हैं, आपके ध्यान में क्या कहते हैं, जैसे बच्चे को डायपर पहनाते वैसे कपड़ा होता था, पुराने कपड़े होते थे, उसकी झोली काट के उससे कपड़े से लंगोटी कह लो, लंगोट छोटा वो पहनो, हाँ जी हाँ जी, वो पहनते थे। तो कपड़ा होता था, गीला होता था, हवा फिर भी आती जाती, वेंटिलेशन अच्छा रहता था, उसमें दुर्गंध आती थी, माँ को तुरंत साफ करना पड़ता था। इसलिए गंदगी साफ के साथ साफ होती रहती, हाइजीनिक ज्यादा रहते थे। आजकल डायपर पहना दिए तो लंबे समय तक रहते हैं, और वो बच्चा पूरी उम्र वही रबड़ वाले अंतरंग वस्त्र पहनता है। समस्या क्या रही, शरीर के 30% खून गले से नीचे है, हमने बंद लगा दिए कमर पर, तो कमर के नीचे के पैरों में दर्द, रात को सोते हैं तो कांटे या चींटियां से चलती है। माता पिता जरूर कहते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही, पैरों में बेचैनी से, यहाँ पर सड़क पैरों से चलती है, वो चीजें चलनी शुरू। पैरों में एक रोग हो गया महिलाओं में मुख्य रूप से कि वेरिकोज नाम की वेन्स में खून ऊपर आना रुक जाता है, नीचे चला जाता है, जिससे टखनों के पास, घुटनों के पास मांसपेशियों का गुच्छा बन जाता है, गुलाबी गुलाबी नीले नीले रंग की मांसपेशियां बन जाती है, जिसका डॉक्टर के पास उपचार नहीं, वो आपको गर्म गर्म दवाइयां देगा जिससे आपको बवासीर हो जाएगा। बहुत सारी महिलाएं जो परेशान हुई आई उसके बाद उन्हें सरल सा उपचार बताया गया, जिससे उन्होंने उस रोग को बहुत आसानी से ठीक भी कर दिया। तो हमने कपड़े पहने, प्रयास क्या कर रहे हैं, अंतरंग वस्त्र नाड़े वाले पहने, सूती कपड़े की सिलवाओ और नाड़ा बांधोगे तो आपकी फाइन मोटर चलेगी। बिना देखे गांठ लगाओ तो दिमाग के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी। एक तो देखकर गांठ लगती, पता है हमें कैसे गांठ लगाने स्वाभाविक है, शुरू में देख के सीखना पड़ता है क्योंकि आयु छोटी, लेकिन उसके बाद अभ्यस्त हो जाते हो। जैसे चलना सीखते हो, पहले घुटने के बल रखते हो, फिर सहारा लेके चलते हो, उसके बाद तो आवश्यकता नहीं। तो ये चीजें हमें करनी है कि अंतरंग वस्त्र को जितना जल्दी हो सके, अंडरगारमेंट जितना जल्दी रबड़ से दूर किया जाए, उतना जल्दी आप बहुत सारी बीमारी को बचा लोगे। मुख्य रूप से कमर से नीचे और घुटनों से ऊपर के, माने गुदाद्वार और जनेंद्रिय अंगों से संबंधित। महिलाओं में, माताओं बहनों में एक समस्या वो रहती है कि उनका वक्ष स्थल रहता है, जो सीना रहता है, वहां पर वस्त्र और धारण करने पड़ते हैं, उस पर भी रबड़ की समस्या रहती है। हमारा हृदय कहाँ पर होता है, यहाँ दाईं तरफ के बाईं तरफ, बाईं तरफ लेफ्ट साइड, ठीक है, होता तो बिल्कुल बीच में है, जो स्टर्नम होती है उसके पीछे छुपा होता है, लेकिन उसका झुकाव थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुका रहता है, जिसके कारण हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन, गंदा खून आता है, गंदा माने जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो गई, फिर उसमें खून मिलता है, फिर फेफड़ों में जाता है, ऑक्सीजन मिला के पूरे शरीर में भेजता है। पुरुष के तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महिलाएं यहाँ पर कपड़े पहनती हैं, यहाँ पर भी रबड़ रहता है, यहाँ पर भी रबड़ रहता है। गले से ऊपर 70% था, 70% खून को दिक्कत आई। दिक्कत क्या रही, पीछे मांसपेशियों का गुच्छा बन गया, गुच्छा बन गया माने रक्त का प्रवाह रुक गया, हाथों पैरों में सूनापन आ गया, बेचैनी घबराहट बढ़ गई, डिप्रेशन स्ट्रेस में चली गई, ये दिक्कत आनी शुरू हो गई। फिर थोड़ी सी नासमझी, पहले हमारी दादी को हमने जरूर देखा, पहले कपड़े को होता था, फीता होता था, बहुत सरलता से बांधा जाता था, हाथ पीछे तक चले जाते थे। आजकल पीछे नहीं जाते, उसका उपचार कीजिए, उस फीते की लंबाई थोड़ी सी बढ़ा के आगे बांध सकते हैं, तो उस रोगों से बिना दवाई के बच सकते हैं अगर इसका प्रयोग करते हैं। ये वो प्रयोग है जो हमने लागू किए, जो महिलाएं, माताएं, बहनें आती है, जिन्होंने इसको नियमित किया, अपने शरीर से रबड़ को जिस दिन दूर किया, इन रोगों से बच गई। बहुत सारी दवाई लंबे समय से ले रही थी, 14 से 15 साल तक, कहते हैं सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल कैसे होगा, नाड़ों में खून का दौरा है तो रुका है, रुका क्यों, उसको नहीं लेता, गोलियां लेते हैं, वो हमें सूना कर देते हैं, एक गोली लेते हैं बुखार की, जुकाम की, वो हमें और रोग देके जाते हैं, तो रोग से रोग बढ़ता रहता है, हम ठीक नहीं हो पाते। तो इसके साथ एक रंग चिकित्सा और रहती है। पहलवानों को कभी देखा होगा जो कुश्ती या कबड्डी खेलते हैं, लंगोट पहनते हैं, लंगोट किस रंग का रहता है, लाल रंग का रहता है। ये लाल रंग ही क्यों चुना, रंग तो कोई और भी दिया जा सकता था, लाल रंग का कारण है, योग के अंदर रहता है मूलाधार चक्र, मूल आधार में वैसे 7 चक्कर होते हैं, अनुभव के आधार पर किसी ने 11 बताई, किसी ने 108 बताई, जैसा जिसको अनुभव हो वैसे बताते रहे। उसका कारण रहता है गुदाद्वार से थोड़ा ऊपर, स्पाइन के अंदर पहला चक्कर होता है जिससे जोर लगता है, जो ऊर्जा को उठाता है। माने जब भी आप किसी चीज को धक्का देते हो, पूरा जोर लगाते हो, पूरा जोर तभी लगता है जब आपके कूल्हे बहुत टाइट होंगे, नितंब को पूरा जोर लगेगा, हिप्स जिस दिन टाइट होंगे पूरा प्रेशर आगे जा सकता है, माने ऊर्जा नीचे से आती है ऊपर की तरफ।
तो पहलवानों को चाहिए ऊर्जा ज्यादा, क्योंकि उनका शारीरिक श्रम ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, लाल रंग धारण करते हैं। लाल रंग धारण करते हैं, उनका मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, अभ्यास अच्छे से होता है, मेहनत ज्यादा रहती है, ऊर्जा जागृत हो गई, मेहनत पूरी हो गई। लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, अभ्यास के तुरंत बाद उस लंगोट को उतार देते हैं और सरल कपड़े पहन लेते, माने जो ऊर्जा एकत्रित हुई वो वितरित हो गई। हमने क्या किया, गहरे रंग के अंतरंग वस्त्र पहनने शुरू किए, लाल, काले, पीले, जैसे ज्यादातर गहरे ही हमने पहनना शुरू किया। ऊर्जा तो उठ गई उस रंग से, लेकिन ऊपर रबड़ की समस्या आ गई। रबड़ की समस्या आ गई, ऊर्जा को जाने का रास्ता नहीं मिला। प्रेशर कुकर को जानते होंगे सभी, भोजन बनता है, अगर किसी तरह नीचे से प्रेशर जाता रहे, ऊपर से सीटी को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, फट जाएगा। ऐसा ही हमने किया, मूलाधार से ऊर्जा उठा दी, ऊपर रबड़ लगा दिया, ऊपर जा नहीं पा रहा, तो फटे कहाँ से, सबसे रहता है आपके गुदा द्वार की तरफ से, दबाव बढ़ेगा, मांसपेशियां कमजोर होगी, पेट साफ नहीं होता, जो बदबूद रहता है, बवासीर रहती, रोग बन गया, धातु रोग गई, महिलाओं में लुकोरिया है, मासिक धर्म में अनियमितता है, पीसीओडी कहते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो गई, पुरुष में भी हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, धातु में शुक्राणु कमजोर हो गए, निकल ही नहीं रहे, बच्चे नहीं हो रहे, या अपने आप से निकलना शुरू हो गया, मूत्र के साथ धातु निकलनी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि गहरे रंग के अंतरंग वस्त्र पहन के आपने ऊर्जा को तो उठा लिया, लेकिन उस ऊर्जा को शरीर में वितरित नहीं होने दिया। इसीलिए बच्चे आजकल बुझे से रहते हैं, एकदम डलनेस रहती है, चेहरे में वो तेज हो रहा ही नहीं। क्यों? रबड़ पहन के आपने ऊर्जा को नीचे ही संयमित रख दिया। तो आज के बाद प्रयास करना, अपने शरीर पर रबड़ को हमेशा से दूर कर दो, ताकि जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे ये दिक्कत ना बढ़े। और 100% ऐसे बना दिए, हमारे जो कलाकार है मशहूर भी इनके करते हैं, ये कच्छा पहनो, इलास्टिक है, सबसे मूर्खता वाली बात है, कभी नहीं पहन सकते। सरल रूप में देखना चाहते हो, यहाँ पर हम मोली पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, निशान हो जाता है ना, इस पे तो धूप हवा भी लगती है तो भी रहता है, लेकिन कमर के अंदर कपड़ों के ऊपर भी कपड़े रहते हैं, वहां पर तो हवा भी नहीं जाती, नाड़ी एकदम से दबी रहती है। तो आपको कपड़ों का रंग का विशेष ध्यान रखना है। जो अंतरंग वस्त्र नीचे पहनो उसका रंग हल्का रहे, गहरा ना रहे, मिट्टी रंग हो, सफेद हो, या कोई लाइट कलर है, डल कलर है, जिससे आप ऊर्जा को एकदम से ना उठा पाओ, उससे बहुत सारे लोग आपके ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले हमने पेट साफ किया, बार बार दोहराऊंगा ताकि आप किसी पे निर्भर ना रहो। एक ही मेरा उद्देश्य है कि आप अपने डॉक्टर स्वयं बन जाए, माने आपको अपने शरीर के बारे में पता हो। आप गाड़ी के बारे में जानते हो, अब कोई मैकेनिक के पास जाओ, कहे इतने रुपए हो गए, ये पुर्जा लगेगा, आप तो जानते हो, कहते क्यों मूर्ख बना रहे हो, हमने तो सारा सीखा हुआ है, हमें पता है ऐसी कोई समस्या होती नहीं। 2-3 और शब्द बोलेगा आपको जानकारी, आप मूर्ख नहीं बनोगे। ऐसे ही आपके शरीर के साथ आपको पता है हमारे शरीर में किडनियां कहाँ पर है, फेफड़े कहाँ पर है, पेट कहाँ पर है, बड़ी आंत कहाँ है, छोटी आंत कहाँ है, पित्त की थैली कहाँ है, लीवर कहाँ है, अगर जानकारी है कहाँ पर है, उसके बाद उनकी थोड़ी थोड़ी फंक्शनिंग पता है, तो आपको कोई भी डॉक्टर ये कहते हैं मूर्ख नहीं बना पाएगा। कम से कम रोग है उपचार कराओ, लेकिन बिना कारण के मूर्ख ना बन। इसलिए कम से कम आप जिस भी क्षेत्र में पढ़ाई करते हो, कम से कम शरीर विज्ञान की जानकारी आपको आवश्यक होनी चाहिए कि पाचन तंत्र कैसे कार्य करता है, कितनी देर में भोजन करना चाहिए। अभी भोजन पे ही आता है। सबसे पहले पेट साफ किया, स्नान कर लिया, अब हमने कपड़े पहन लिए। कपड़े पहनने के बाद हमें भूख लगेगी, खाने की तरफ बढ़ेंगे। खाना होता क्या है पहले इसको जानते हैं। खाने का मतलब ये नहीं कि प्लेट भर के आपको खाना दिया जाए, खाना प्लेट भर के देना खाना नहीं है। एक निवाला भी आप खाते हो, शरीर में पाचन तंत्र शुरू हो जाता है और वो 1 घंटे चलता है। 1 घंटे चलेगा ही चलेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। मैं दिन में मान लेता हूँ वो भुजिया बिस्कुट या थोड़ी इधर उधर की चीजें खा के 5 से 6 बार खा लेता हूँ, कम से कम, ज्यादा ही खाते हैं लेकिन 5-6 मान लेते हैं। आज 6 से 7 घंटे मेरा पाचन तंत्र चलेगा तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। शरीर में भोजन तो दिया आपने 5 मिनट के पचने के लिए, लेकिन अब बाकी 55 मिनट क्या होगा, शरीर में गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, एसिडिटी हो जाएगी, तेजाब बहुत ज्यादा बनता है बच्चों को भी, फिर सिर दर्द होता है क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। तेजाब रहेगा जो प्राणवायु उसके पास से सीधी ऊपर की तरफ अटैक करेगी, यहाँ पर रक्त का प्रवाह रुकेगा, बेचैनी घबराहट हो जाएगी, आधा सिर तक माइग्रेन जो रहता है, इंसोम्निया जिसे अनिद्रा कहते हैं, वो रोग हो जाएंगे बिना कारण क्या बीमार हो। तो हमें क्या करना है, अपने अंदर एसिडिटी नहीं बनने देनी। अगर एसिडिटी बन गई तो शरीर 2 उपचार करेंगे। क्या क्या करेंगे? सबसे पहले जुकाम बहुत बढ़ेगा शरीर में, कफ या साइनस एक्टिव हो जाएगा। शरीर के अंदर जुकाम बढ़ रहा है, इसका मतलब शरीर बताना चाहते हैं आपके शरीर का तापमान बढ़ता जा रहा है, इसको नॉर्मल कर लो, अन्यथा दिक्कत बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे बुद्धिजीव हम हैं, हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे जुकाम हो गए, इसे सुखाने की कोई गोली दो, कोई दवाई दो, दवाई से ना बात बने कोई टीका लगा दो। आजकल तो ऐसे टीके आते हैं, एक टीका लगाओ 6 महीने तक जुकाम खत्म हो ही नहीं सकता, आप चाह के भी करवा लो तो भी नहीं होगा।
आपका साइनस खत्म कर दिया, साइनस एक्टिव होता है। वैसे 3 जगह होती है, यहाँ पर गले पर और एक पेट के अंदर रहती है, उसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें सरलता से समझना है। जुकाम बढ़ा क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर गर्मी बढ़ी। जुकाम वाला कंसेप्ट खत्म नहीं चलेगा तो शरीर दूसरी तरफ चलता है। दूसरा उपचार करें शरीर के तापमान को कम करने का। शरीर के अंदर तापमान कम कैसे करें? 2 तरह के बर्तन होते हैं रसोई घर में, कभी देखे हो। एक बर्तन होते हैं जिनकी धातु पतली होती है, एक बर्तन होते हैं जिनकी धातु मोटी होती है। सबसे पहले गर्म कौन से होते हैं? पतली धातु वाले या मोटी धातु वाले? पतली धातु वाले। इसलिए हमारी शरीर के ऊपर त्वचा हमेशा पतली पतली चढ़ाई शरीर में, लेकिन हमने गर्मी बढ़ाई, शरीर के जुकाम बढ़ाया, वो काम भी बंद कर दिया। तो अब शरीर के आंतरिक अंग रहते कहाँ पे? सिर्फ इतने भाग, यहाँ पर पेट है, यहाँ पर लीवर है, पीछे आपकी किडनियां हैं, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, सारा सिर्फ इतने में पैक है। तो जब भी गर्मी बढ़ेगी तो सबसे पहले मोटापा कहाँ आएगा? तो मान लेते हैं चर्बी कहाँ की मोटी होगी? पेट की। पेट की मोटी होगी, गर्मी हमने बढ़ाई, और तो गर्मी का था तो मोटापा कम करने की गोलियां और खाओ, दवाइयां और लो, जूस और पियो, और ज्यादा बीमार हो जाओगे। कारण तो शरीर में गर्मी बढ़ना था। जुकाम बढ़ा तो भी गर्मी थी, मोटापा बढ़ा तो भी गर्मी थी। मोटापे को कम करने का सरल सा सूत्र अगर सिर्फ और कुछ नहीं होता, पानी पीना शुरू करो वजन के अनुसार, आपका मोटापा 6 महीने में बिना किसी दवाई की, बिना किसी अभ्यास के कम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना जितना वजन है उतना पानी अवश्य पीना। ज्यादा पियो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम नहीं पीना उससे। इसको और सरलता से पहचानने चाहते हो, जब आप मूत्र त्याग करते हो, अगर उसमें पीलापन आना शुरू हो गया, इसका मतलब तापमान बढ़ गया है शरीर के अंदर। इसे सरल रखो। कुछ पीलापन हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूरिया निकलती है, थोड़ा बहुत पीलापन रह सकता है। अगर चीज निकलने लगी, दर्द होने लगा, इसका मतलब गर्मी भयंकर हो गई। कई बार तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। कुछ भी बच्चों में गर्मी इतनी बढ़ती है, गलती कहाँ की? या तो खाना टाइम पे नहीं खाया, कम खाया, ज्यादा खाया। अगर खाना कम खाते हैं, ज्यादातर पतले होने के लिए डाइटिंग की तरफ चलते हैं। ये डाइटिंग करके शरीर को पतला कर लेंगे। मुख्य रूप से लड़कियों में समस्याएं रहती हैं। लड़के भी बहुत अब कम नहीं है, उतना समय देते हैं, उससे ज्यादा ही देते हैं। तैयार होने में लगाओ, कपड़े पहनने में लगाओ। कपड़ों की बात आई है, आजकल तो कपड़े इतने अच्छे हो गए, पैंट कमर से नीचे पहनी जाती है, नीचे झुक के पहननी चाहिए ना, ऐसे ऊपर करके। लेकिन आजकल कपड़े ऐसे आ गए, पहले लिफाफा पहनना पड़ता है पैरों के अंदर, फिर अपने बेड के ऊपर बैठना पड़ता है, फिर टांगों को ऊपर खींचना पड़ता है, फिर उसमें से पैंट पहनी जाती है। ऐसी ऐसी पतलून आ गई, उससे तो रोग और ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन समय के साथ साथ बदलाव आया महिलाओं में। पहले घाघरा होता था, अब प्लाजो आ गया। बहुत अच्छी बात है, खुशी है। पुरुष के अंदर भी कपड़े खुलने शुरू हो गए। पहले इतना ज्यादा कपड़ा क्यों लगता था? ऐसा क्या कारण था? पता है, एक वस्त्र से 3-4 महिलाओं के कपड़े सिले जाते हैं। इतना बड़ा घाघरा पहनती थी, क्यों पहनती थी? और जब वो सलवार पहनती उसका आसन कितना बड़ा होता है, क्या आवश्यकता? इसका कारण रहता है कि जब भी उसे बांधा जाता है तो सलवटें हो जाती है चारों तरफ। इससे एक तो वो कपड़ा जो नाड़ा रहता है चुभता नहीं, दूसरा पसीना आता है, सोख लिया जाता है, स्पंज का काम करता है। और जैसी हवा का स्पर्श होते ही एकदम ठंडक आती है, तो उसके इन भाग के ऊपर ठंडक रहती है। जो पजामा, धोती, कुर्ता या जो घाघरा पहनते, तो वैसे स्वस्थ रहते थे। हमारे पूर्वज इतने वैज्ञानिक थे कि इन अंगों पे गर्मी नहीं बढ़ने देती, पेट पे गर्मी ना बढ़े, इसलिए कपड़ा ज्यादा पहले सोख लिया गया। ठीक है, हमने पेट साफ किया, स्नान कर लिया, खाना खाया, खाने के ऊपर आए। खाना अगर कम खाते हैं, एक बार सुबह खाते, एक बार शाम खाते, तो क्या रहेगा? सुबह वाला खाना तो शाम तक चल नहीं सकता, क्योंकि पाचन तंत्र ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे का अंतर रहता है, वैसे हो जाता है। पूरा साफ होने में तो 24 घंटे का समय लगता है। लेकिन सुबह वाला खाना शाम तक तो ऊर्जा दे ही नहीं सकता, तो शरीर में सोच आपको दिक्कत आ जाएगी। क्या करें? सुबह सुबह जो खाना खाया उसे सीधा फैट में कन्वर्ट करो, ताकि थोड़ा थोड़ा बर्न करके सारा दिन काम करें। तो जो कम खाना खाएगा उसका फैट ज्यादा बढ़ जाएगा नॉर्मल, लेकिन वो उससे भी कम कर देगा तो शरीर फैट को खाएगा, आपकी धातु खानी शुरू कर देगा, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, बेजाने कमजोर, चलते चलते चक्कर आने शुरू हो गए। कारण आपने भूख मरना शुरू किया, भूख लगी उस समय खाना नहीं खाया। लेकिन ज्यादा खाते तो मोटे रहते, कम खाते तो मोटे रहते। तो खाना खाए कितना? योग के अंदर ग्रंथों में जो लिखा गया उसके अनुसार आपको खाना खाना चाहिए। जो योगी है वो 1 बार, जो सामान्य है वो 2 बार, सामान्य से थोड़ा जो नीचे रहता है वो 3 बार, और जो राक्षस पिशाच नहीं और योनि में आते हैं वो तो कितनी बार मर्जी खाते रहो, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन इसको सरल करते हैं कि ये 1-2 बार तभी संभव है जब आपकी दिनचर्या उस पुस्तक में लिखी गई उसके अनुसार चलती हो तो। लेकिन वो आज के समय में संभव नहीं है, क्योंकि काफी वर्षों पहले वो पुस्तक लिख दी गई, तो वैसी दिनचर्या वैसी होती थी, आहार ऐसा शुद्ध होता था कि 1 बार खाते तो पूरा दिन ऊर्जा देता था। तो हम इसको सरल करते हैं। दिन में घंटे कितने होते हैं? दिन के, रात के नहीं, क्योंकि रात में तो खाना नहीं होता, दिन के मानते। दिन में कितने घंटे होते हैं?
12 घंटे। अगर 12 को 4-4 घंटे के अंतराल से हम बांट दें तो कितना आएगा? 3। तो सरल सा सूत्र बन गया, दिन में आपको 12 घंटे के अंदर 3 बार खाना खाना है। उदाहरण के रूप में पहला खाना सूर्योदय से लेकर 2.5 से 3 घंटे के अंदर होना चाहिए। मान लीजिए 6 बजे सूर्य देवता आ जाते हैं तो 6 और 3 9, ज्यादा से ज्यादा उससे पहले आपको नाश्ता हो जाना चाहिए, पेट भरकर होना चाहिए, नहीं तो आप बीमार रहोगे। सुबह का खाना कम नहीं करना, क्योंकि उसको सारी रात के भूखे और शरीर से गंदगी निकल गई तो अब ऊर्जा ज्यादा बनानी है, तो सुबह का खाना अच्छे से खाना है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं, चाय बिस्कुट खा के आ जाते हैं। अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अभी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बचपन में आपकी खुराक ठीक थी, वो ऊर्जा शरीर के अंदर है। जब से जन्म हुआ तब से घटना शुरू हो रहा है। जो पाचन तंत्र आपका आज है वो हमारा नहीं है, हमसे आगे चलते हैं जो हमसे आयु में बढ़े उनका वो नहीं है। उनसे जैसे आयु बढ़ती रहेगी पाचन तंत्र है, रक्त प्रवाह सारे धीमे होते जा रहे हैं। बचपन में जो खाया वो जवानी में काम आया, और जवानी में जो काम आया खाया जो बुढ़ापे में काम आया। आजकल जवान बुढ़ापे जैसे सीधे ही आगे, जवानी स्किप होनी शुरू हो गई। बचपन में खाया जवानी तक तो पहुंच गए, लेकिन जवानी में खाते ही नहीं, काम चल रहा है ना, मुझे भूख लगती ही नहीं, ऐसा करके निकाल 2 बिस्किट 1 समोसा 1 चाय लेते हैं, भूख खत्म। सारा दिन काम करते, कब तक काम करोगे? जब तक शरीर में बचपन वाला बचा हुआ है। जैसे ही वो खत्म हो जाएगा अब एकदम से नहीं बचा पाएगा शरीर, उतनी ऊर्जा नहीं बना पाएगा, तो आप जाओगे सप्लीमेंट की तरफ, प्रोटीन्स की तरफ। शरीर को उधर सीधा सप्लीमेंट मिलेगा, सीधा प्रोटीन बनाएगा, तो शरीर खुद के प्रोटीन बनाने बंद कर देगा। सीधी तैयार चीज मिलेगी, पकी पकाई चीज मिलेगा, पका के थोड़ी खाओगे। घर पे माताएं भोजन बनाती हैं, तो हो सकता है आप खुद ही बनाते हो, पीजी में रहते हैं, हमने बनाया, हम भी घर से बाहर गए हैं, पढ़ने के लिए गए थे, तो अपना भोजन खुद बनाते थे। आटा गूंदा, रोटी बनाई, एक जना सब्जी काटने में लगे, एक जना बर्तन धो के लाए, मिलकर ही काम होता है, इस तरह हमने किया। लेकिन घर पे होते तब तो नहीं करते, क्योंकि पका पकाए मिल रहा है। ऐसे शरीर के साथ होता है, आप सप्लीमेंट प्रोटीन खाना शुरू करते हो, शरीर वो बनाना ही बंद कर देगा। फिर आप चाहे कितना ही अच्छा खाओ, उस डाइट से आगे बढ़ते रहोगे। माने पहले 10 mg की जो गोली खाते थे, फिर 20 से 50, 400, 500, 1000 पता नहीं कितनी बढ़ा देंगे, आखिरी में दवाइयां काम करना बंद कर देगी। फिर डॉक्टर कहेगा हमारे पास उपचार नहीं, अब चाहिए। पहले तो कहता है हमारे पास उपचार है, इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप कब बीमार हो जाओ आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हम कहाँ पर पहुंचे थे? सुबह सुबह पेट साफ किया, फिर स्नान किया, फिर वस्त्र धारण किए, फिर भोजन किया। 3 बार भोजन करना है, हर भोजन में अंतर 4 घंटे का अंदर होना चाहिए। लेकिन पानी कब पिए? खाना खाने के साथ तो नहीं पीना चाहिए, बाद में नहीं पीना चाहिए, लेकिन पीना कब चाहिए? जब आपका खाने का पाचन तंत्र 1 घंटे का रहता है, 1 घंटे के तुरंत बाद। 1 से 1.5 घंटा हो जाए, लेकिन 2 घंटे मत होने देना। 1.5 घंटे बाद, 1.25 घंटे बाद प्यास है या नहीं है, आपको पानी पीना ही पीना है, अन्यथा खाया पिया बेकार, कितना ही अच्छा खाया। और सबसे बड़ी गलती ये करते, पानी पीना छोड़ दिया, 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे तक हम पानी ही नहीं पीते, जिससे शरीर के अंदर सूखापन आता, शरीर पचा नहीं पाता। आगे बढ़े उससे पहले एक सरल सी छोटी सी कथा है, जिसको सुनने का उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी। मेंडल को तो सब जानते हो, है ना? एक बार साइंटिस्ट ने एक प्रयोग करके देखा, एक पतीले के अंदर गर्म पानी रखो, पूरा उबाल को पूरा तेज, उसके अंदर मेंढक को छोड़ दिया, मेंढक खुदक के बाहर, गर्म ज्यादा था स्वाभाविक में। तो उसने कहा चलो प्रयोग में थोड़ा सा सरलता करते हैं, बदलते हैं, ठंडे पानी में मेंढक को डाला। बड़ा आनंद आया, आराम से पसर के स्विमिंग पूल में घूम रहे, कभी इधर मस्ती कर रहे। फिर उन्होंने कहा चलो इसको उठा के गैस पे रखते, धीमी आंच पे, धीमे धीमे पकना चाहिए ना भोजन। दोनों ने वही प्रयोग किया, धीमे धीमे गर्मी बढ़ानी शुरू की। थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा उसे, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। फिर थोड़ा समय बीता, थोड़ा और गर्म हुआ, उसने कुछ तो गर्म होकर कोई दिक्कत नहीं, इतना तो सहन किया जा सकता, आराम से सोया रहा। समय बढ़ता रहा, धीरे धीरे ताप बढ़ता रहा, थोड़ा सा और गर्म हुआ, उसका नहीं चल जाएगा काम, एडजस्ट हम करते रहा। फिर तो गर्मी बढ़ती रही, ऐसे स्तर पे आगे सहन करने मुश्किल होगी। उसने कहा अब तो गड़बड़ होगी, बाहर निकलना पड़ेगा। उसने प्रयास करना शुरू किया, उसके शरीर ने काम करना ही बंद कर दिया। इतने गर्म पानी में रहा कि उसके अंग निष्क्रिय हो गए, अब वो चाहकर भी बाहर नहीं जा पा रहा, वो उछल कूद उससे हो नहीं पा रहा। ये गलती हम करते हैं। कैसे करते हैं? आते ही एडमिशन लेते हैं, ठंडे पानी में होता है, क्योंकि साल तक परीक्षा होनी है, 6 महीने में परीक्षा होनी है। आराम से घूमते स्विमिंग पूल में, कभी इधर घूम आते, कभी उधर घूम आते, कभी जहाँ मन किया चले जाते हैं। आज थोड़ा खेल लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तापमान बढ़ा, महीना निकला, कुछ सिलेबस हुआ, कुछ रह गया, अरे कर लेंगे, कुछ नहीं होता, चलेगा। फिर थोड़ा बड़ा मेंढक है ना, गर्मी सहन कर सकते, सहन क्षमता बहुत। धीरे धीरे समय बढ़ता रहा, अरे कुछ नहीं होता, इतनी गर्मी तो सहन हो जाती है, अब 1 महीना रहेगा तब बढ़ेंगे, हो जाएगा।
महीना रह गया, अब आ गई डेटशीट। अब बुद्धिजीवी क्या करते हैं, पढ़ाई अब भी शुरू नहीं करते, अब भी पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे। पेपर में छुट्टियां गिनते किसमें कितनी, पहले में 4 है, अगले में 2 है, कोई बात नहीं, अगले में 2 है, इसमें पढ़ लेंगे, किसी में नहीं है इसमें भी पढ़ लेंगे, प्रयास करते हैं। अरे तिथि निर्धारित होती है, समय तो आके रहेगा, समय आ जाता है, परीक्षा होती है, जो परिणाम आता है उससे मुंह लटके रहते हैं। फिर से वो प्रक्रिया फिर शुरू होती है, अरे नहीं पिछली बार तो नहीं पढ़ते, फिर से मेहनत करेंगे, नया जोश होता है, नया एडमिशन होता है, फिर से ठंडा पानी अच्छा लगता है, क्योंकि 6 महीने साल का अंतर होता है, फिर ठंडा लगता है। इस तरह जाने अनजाने में हम अपने जीवन के कई वर्ष व्यतीत कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, जो वापस नहीं आएंगे। जो परीक्षा पीछे रही, आजकल एक चीज बहुत आ गई, री सप्ली, ऐसे सम्मान के साथ बताते जैसे इनको अर्जुन अवार्ड मिला हो, पद्मश्री मिला हो राष्ट्रपति से। आपकी कितनी सप्ली है, वो कहता है एक ही है, हमारी तो 2 है, आपकी 4 है, हमारी पिछले साल की 6 है। और बड़े सम्माननीय व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं मेरी तो एक भी नहीं है, तो एक भी सप्ली नहीं ली, एक भी नहीं। सरल भाषा में आप फेल कितने विषय में हो गए, बात तो ये उसको छुपाने के लिए लिखा पोथी कर दी कि हमारी तो सप्ली या री। इस तरह कहता हूँ परीक्षा में फेल है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा रेपुटेशन डाउन होती है, और फेल नहीं कह सकते, हाँ री या सप्ली आई है। तो प्रयास करना, जीवन में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर ऐसे ही रहे तो हमेशा बीमार रहोगे। 1 मेंढक की तरफ और चलते हैं, 1 मेंढक में फेल किया, इस बार 2 मेंढक लेते हैं। 2 मेंढक के लिए घर पे दही जमाने की प्रक्रिया तो आप जानते होंगे। दही कैसे जमाया जाता है, रात को दूध होता है हल्का गर्म, उसके अंदर दही थोड़ा सा डाल दिया जाता है, सुबह तक वो तैयार हो जाता है। ऐसे गांव में किसी ने दही जमाया तो उसमें भूल से क्या हुआ, मेंढक आ गई, दूध मेंढक आ गई। पहले तो बड़ा आनंद आया, दूध है भाई, दूध तो पिया जाए, कुछ पिया, कुछ घूमे फिरे, मस्ती करी, चिकनाहट की, कुछ मालिश वगैरह की, शरीर में दंड बैठक लगाई, काम चल रहा था, सही था। लेकिन इच्छा हुई बाहर निकले, चिकनाहट इतनी हो गई बाहर नहीं निकल पा रहे, उछल रहे हैं बाहर नहीं निकल पा रहे, उछल रहे हैं बाहर निकल पा रहे। लेकिन धीरे धीरे दही के जमने की प्रक्रिया शुरू हो गई। वो प्रयास करे जा रहे, धीरे धीरे दसते जा रहे, प्रयास करे जा रहे। एक मित्र ने कहा हमसे तो नहीं होगा, हम तो हार मानते हैं। वो कहते नहीं मित्र, प्रयास करेंगे, हम 2 ही तो है, अगर हमने हार मान ली तो हम यहीं पे डूब के मर जाएंगे। मृत्यु तो साक्षात है, प्रयास नहीं करोगे तो डूबोगे, डूबते तो मर जाना। हिम्मत नहीं आती, चलो जोर लगा, मेहनत की उसने, और जोर लगाया, लेकिन बात नहीं बनी। अंत में उसने कहा भले मृत्यु आ जाए, हम तो इतना थक गए, हमसे प्रयास नहीं होगा। उसने प्रयास करना छोड़ दिया, वो डूब गया और मर गया। दूसरे का दुख जरूर हुआ कि मित्र चला गया, पहले 1 से 2 थे, अब मेहनत फिर से करनी, वो लगा रहा मेहनत करने, थक गया था, हार गया था, लेकिन हार नहीं मानी, मेहनत करता रहा। और एक समय ऐसा है जैसे उसकी जमीन आ गई वो पैर के नीचे, और उछल कूद के बाहर जाते काफी आनंद आया, आराम आया। मृत्यु के मुख से बाहर आया तो आराम तो आता ही, उसे बहुत खुशी हुई। पर उसके मन में एक संदेह रहा, इच्छा रही कि मेरे पैर के नीचे जमीन आई तो आई कहाँ से, वहां तो कोई जमीन नहीं थी। तो उसने देखा कि अंदर जो दही था उसका मक्खन बन गया। सारी रात जो दोनों ने मेहनत की थी, मिलके मथते रहे। एक ने तो हार मान ली, दूसरा मंथन करता रहा, मक्खन बन गया, निकला उसी पीस से। लेकिन उसकी प्रकृति क्या है, वो डूबता नहीं। लस्सी जब बनती है उसके ऊपर मक्खन लगाया रहता है, दही रहता है तो घी अंदर रहता है, लेकिन जब उसे मथा जाता है अच्छे से, घी बाहर आ जाता है और पानी में नहीं डूब सकता, कितनी मेहनत कर लेना, और उसके ऊपर उछल के बाहर निकल गया। ये मेंढक बताता है हमारे चारों तरफ समस्याएं दही रूपी भरपूर है, हम दलदल में, शिरों में अच्छा लगता है, लेकिन फिर हम निकलना चाहते हैं। प्रयास करता है हर व्यक्ति, कुछ ही कामयाब होते, कुछ नहीं होते। जो नहीं होते वो तो वहीं के वहीं रह जाते। उदाहरण के रूप में कक्षा में पढ़ाया तो सबको एक जैसा जाता है, सुविधाएं एक जैसी दी जाती है, लेकिन परिणाम एक जैसा क्यों नहीं आता? बुद्धि एक जैसी है, दिमाग आपका एक जैसा है, शरीर एक जैसा है, शरीर का पाचन तंत्र वैसा है, सारे संस्थान वैसे ही कार्य करते जैसे मेरे वैसे आते, लेकिन परिणाम में अंतर क्यों आ रहा है? यहाँ पे अंतर आता है हमारा प्रयास। हम अपने आप को कितना मथते हैं। अगर इतना मत दिया कि हमारी समस्या ही मक्खन रूपी बन गई कि वही हमें आगे ले जाना चाहे, तो आप हमेशा कामयाब रहोगे, कभी बीमार हो ही नहीं सकते। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पेट साफ किया, स्नान किया, कपड़े पहने, खाना खाया। अब हम थोड़ा सा काम करते हैं, दिन में पढ़ाई की तरफ चलते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में याद नहीं रहता, उसको कैसे बढ़ाएं। घर पे कई बार सुना होगा कि वो दीपक की रोशनी में पढ़े। पहले उससे और पहले चर्चा करते हैं कि जितने IAS IPS बन रहे हैं भारत के अंदर, ज्यादातर यूपी बिहार से IAS IPS
कलर वगैरह कहीं से भी IPS UPSC जो क्लियर करते हैं लगभग प्रतिशत की अगर देखें तो ज्यादातर यूपी बिहार से। ऐसा क्या कारण है? शिक्षा की बात करें तो भी इतना स्तर अच्छा नहीं मानते कि यहाँ पर शिक्षा के संस्थान ज्यादा है, शिक्षाएं सुविधाएं बहुत ज्यादा, वहाँ पर नहीं। ऐसा क्या कारण कहीं से रह गया? इसका कारण जो हमने समझा, हमारे अनुसार हो सकता है गलत हो, लेकिन हमें जो लगा कि वो अब भी अपनी मातृभाषा से जुड़े। यूपी बिहार से जो व्यक्ति आएगा उसकी हिंदी भाषा बहुत स्पष्ट रहेगी, शुद्ध रहेगी। हमारे यहाँ के मूर्ख रहते हैं, अंग्रेजी बनना चाहते हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, इस स्थान के व्यक्ति क्या करते हैं, जन्म होते ही बच्चे को कॉन्वेंट में डालते हैं। कितनी देर के लिए पढ़ता है? 7 से 8 घंटे। ज्यादातर वो घर पे रहता है। किस भाषा में बातें करता है? पंजाबी, हरियाणवी, बागड़ी। सीखने की भाषा कौन सी है? 9 माह तक जब उसके परिवार के बच्चे बोलते रहे, माता पिता, दादा दादी, सास ससुर जो बोलते रहे, किस भाषा में सुन रहा था? 9 गर्भावस्था में भी सुनता है। कहाँ से पता चला? सबसे पहले पता चला अभिमन्यु से। वहाँ भारत के अंदर जब युद्ध हुआ, महाभारत का जब युद्ध हुआ, जब अभिमन्यु जब उस चक्रव्यूह को भेदना तो जान गया था, लेकिन बाहर आने का रास्ता सुन नहीं पाया, कारण माता सो गई। इस विज्ञान को बताया कितने वर्षों पहले? 5000 वर्षों पहले जो भगवत गीता थी उसके अंदर सब जानते हैं। लेकिन आजकल साइंस को अभी मानने लगा है कि जो महिलाएं करती है गर्भावस्था के समय बच्चे पर प्रभाव रखता है। लेकिन हमने तो 5000 साल पहले ही बता दिया, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, लागू करके दिखा दिया, लेकिन ये साइंस अभी मानी क्योंकि तथ्य आधारित निर्णय को मानती है। लेकिन ये समय लगाती है और हम इस चीज से बहुत आगे थे। तो वहाँ गर्भावस्था में क्या करती है? अपनी जो देसी भाषा उसी में बात करती है। मातृभाषा जो रहती है, कोई हिंदी में बोलती है, कोई पंजाबी में बोलती है, कोई बागड़ी, कोई हरियाणवी, कोई राजस्थानी। 9 माह तक उसने सीखना समझना सीखा उस भाषा में। जन्म हुआ उसके बाद भी उसके परिवार के सदस्य जो दादा दादी ताऊ चाचा वो तो उसी भाषा में बोलते, उसमें सीखा। लेकिन जब बात आई शिक्षा की तो भाषा बदल गई, उसे बहुत समस्या है कि आज तक तो जिस भाषा में बातें कर रहे थे कुछ नहीं पता की बोल रहे। वहाँ तो अपने मन से जो आया वो बोल देता था, अच्छा भी लगता था, मेरे भाव को समझा जाता था, अपने भाव को बहुत सरलता से मैं समझा पाता था। लेकिन यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर वो भाषा सीखने की तरफ जाता है। स्कूल में तो रट्टे मारना शुरू करता है, जैसा उसे बोला जाता है गुड मॉर्निंग करो, ये करो, वो करो, वो सीखता है, पूरे प्रयास करता है। लेकिन घर पे आते फिर वो बैठा बैठ जाता है, वहाँ पर फिर वो प्रयास करते फिर घर पे आता है। लेकिन यूपी बिहार की तरफ अब भी ये विषय बना हुआ कि वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग ज्यादा करते हैं। और IAS IPS के अंदर ज्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे भी पास आउट हुए। कौन से बनते हैं ये और सुन लो। 10वीं के बाद सबसे अच्छी जो स्तर की जो शिक्षा रहती है हम कहते हैं नॉन मेडिकल, उसके अंदर भी मेडिकल उच्च मानी जाती है क्योंकि वो डॉक्टरी बनाता है और वो आपको इंजीनियर बनाता है। उसके नीचे आते हैं कॉमर्स को मानते हैं। उसके बाद जो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई में नहीं रहते हम कहते हैं इसको आर्ट्स दे दो। जो IAS IPS जो बनते हैं वो नीचे से बनना शुरू होते हैं, ऊपर से नहीं बनते। सबसे पहले जो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एक तरफ जा सकता है, कॉमर्स का CA बन सकता है। लेकिन सबके ऊपर जो हेड रहेगा, UPSC क्लियर करेगा, वो आर्ट्स वाला होगा, जिसका हिस्ट्री बहुत अच्छा होगा, जिसकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी होगी, जिसकी अपनी मातृभाषा पे पकड़ बहुत अच्छी होगी। तो ये भूल जाओ कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, आनी चाहिए। इंग्लिश बुरी भाषा नहीं है, लेकिन केवल वो आए और बाकी भूल जाए। अंग्रेजी भाषा बोलते हम कई बार जाते हैं, बहुत सारे विद्यालय हैं विश्वविद्यालय में, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम होता है। हिंदी तो सबको आती है लेकिन बोलते इंग्लिश में, और हमारे प्रयास रहता है कि ज्यादातर हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाए क्योंकि आंतरिक रूप से तो सभी हिंदी को समझते हैं। उनको इंग्लिश बोलने लगे, हम इंग्लिश बोल सकते समझ सकते, लेकिन प्रयास जहाँ तक आवश्यकता ना हो क्यों बोली जाए हिंदी में चलिए। तो धीरे धीरे क्या रहा, सभी बच्चे हिंदी में सवाल जवाब देने, शुरू में अंग्रेजी में किया लेकिन जवाब हिंदी में दिया, फिर इंग्लिश में बोला, फिर हिंदी में रहा। हमारे साथ मंच में भी कई तो प्रधानाचार्य जी थे, कुछ महिलाएं प्रयास किया, उन्होंने इंग्लिश बोली, हमने हिंदी बोली, धीरे धीरे हमारी भाषा में आ गई। माने जो हमारे अंदर है उसमें हम आते हैं, बोल सकते हैं। इंग्लिश भाषा की कमी देखिए, इंग्लिश भाषा में पर्यायवाची बहुत कम, माने एक शब्द के कई शब्द नहीं। पर्यायवाची हमारे होते हैं, सूर्यदेव को जानते हो, सूर्य नमस्कार में 12 मंत्र आते हैं। सिर्फ सूर्य नमस्कार जो बच्चों ने सबसे पहले किया, मित्राय नमः, रवे नमः, सूर्य भास्कर भानुवाय, इस तरह करके अंत में 12 मंत्र हो जाते हैं। इंग्लिश में कितने होते हैं? सन के करीब, चंद्रमा पे आ जाओ, जल पे आ जाओ, भूमि पे आ जाओ, आकाश पे आ जाओ। सबसे गरीब भाषा है शब्दकोश के अनुसार,
वोकैबुलरी जिसको हम कहते हैं, सबसे करीबी भाषा है इंग्लिश, सबसे कम देश में बोली जाने वाली भाषा है इंग्लिश। लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति नेपोलियन ने बनाई, उसने ऐसे बना दिया जो इंग्लिश बोलेगा, इंग्लिश में पढ़ेगा वही उच्च माना जाएगा, अन्यथा बेकार हो। पहली बात तो हमारी शिक्षा की व्यवस्था ऐसी बनाई कि शिक्षा को बांट दिया टुकड़ों, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ऐसे ये सब्जेक्ट आपने लगभग 10वीं तक पढ़े। बच्चा क्या करता है 30 मिनट तक 40 मिनट तक इंग्लिश भाषा को समझना शुरू करता है। जब दिमाग तैयार होता है 40 मिनट में इतनी घंटी बज जाती है, मैथ वाला आगे खड़ा हो जाता है, फिर समय लगता है, पीछे वाला खत्म करना होता है, नया सीखना शुरू करता है, फिर 40 मिनट में शुरू ही होता है समझने के, फिर घंटी बज जाती है। आप सीखते सीखते रह जाते हैं। आपकी रचनात्मकता और एकाग्रता को भंग करने के लिए शिक्षा पद्धति बनाई गई, जिसके अंदर दिक्कत क्या है कि पहली बात तो पढ़ ही ना पाओ। 90% बच्चे तो वैसे ही रह जाते हैं शिक्षा में, एवरेज ज्यादा होते हैं, बिलो एवरेज कम है, उससे ऊपर कम है, लेकिन जो औसत बच्चे हैं ज्यादा संख्या में रहते हैं, तो किसी काम के नहीं रहते, ना तो पढ़ पाए ना ज्यादा पढ़े। तो अगर कोई पढ़ गया ज्यादा तो उसको तो इंग्लिश अच्छी लगेगी, इंग्लिश माने उसे विदेश अच्छा लगेगा, और भारत के अंदर चलन हो गया थोड़ी सी शिक्षा करो, थोड़ा सा बढ़ो, आगे बढ़ जाओ। पहले तो पढ़े लिखे जाते थे, आजकल कम पढ़े हुए ज्यादा विदेश जाने लगे। उसमें भी दिक्कत क्या रही, भारत का युवा, भारत की कला, भारत की संस्कृति, शहर गांव से अपने उठती है, शहर से उठकर विदेश में जाके काम करती है, सिर्फ धन के लालच में। धन को भी सरलता से समझते, विदेश में जाने के लिए आप 10 से 15 लाख रुपए कम से कम लगाते, कम से कम 3 साल के लिए आप जाते हो, अगर आप स्टडी वीजा पे जाते हो तो ठीक है। 3 साल में आप कितने कमा के लाओगे? 60 लाख मान लेते, इतने होते नहीं पर मान लेते कि आप 60 लाख कमा लाओगे। 15 लाख रुपए लगा के 15 लाख का ब्याज कितना होगा 3 साल का? उसके बाद पीछे से कोई बीमार भी हुआ है, कोई माता पिता है, किसी को जरूरत भी नहीं, लेकिन आप नहीं पहुंच पाए। 3 साल में बहुत समस्याएं हो जाती है, लेकिन आप समय से अपने परिवार से दूर रहे। दूसरों को छोड़ो, आपके 3 वर्ष वापिस नहीं आएंगे। आप क्या करोगे 3 वर्ष के बाद? आते ही कोठी, बंगला, गाड़ी, स्वाभाविक है, धन तो आप लगाओगे, तो खत्म हो गया। 15 लाख तो पहले लगे हुए थे, ब्याज भी उसका था, मान लो 25 लाख, बचे कितने? 35। अगर 60 आपके पास है, उसमें से 15-20 लाख तो घर पे लग गए, बनता नहीं, इतने में अच्छा बनाओगे, गांव में सबसे बड़ी कोठी होनी चाहिए, तो 30-40 तो उसमें लग जाते, पर आपने कम करके फिर गाड़ी चाहिए, सारा खाली। अब क्या करें? वैसा धन यहाँ पे तो उपलब्ध नहीं है, भारत में ऐसा काम नहीं है, क्योंकि आपने बाहर अच्छा काम किया, फिर से विदेश जाओगे। जो बच्चा विदेश चला गया हमेशा विदेश का होकर रह जाएगा, कभी भूल के भी भारत में नहीं आएगा। और भारत की ऐसा चलन बन गया है कि गरीब पर वर्ग का बच्चा भी विदेश में जाना शुरू हो गया। वो व्यक्ति जो भारत में बहुत जरूरी है, जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति हो, वो अगर विदेश में जाएगा तो आने वाला समय बहुत बेकार हो जाएगा, बहुत कमी हो जाएगी। विदेश वाले भारतीयों को क्यों लेते हैं? उसका सरल सा कारण देखिए, वहां पर भूभाग बहुत है, जमीन बहुत ज्यादा है, काम करने वाले बहुत कम है। कनाडा के अंदर देख लो, जमीन है, जनसंख्या का बहुत कम। अमेरिका के अंदर जाओ, जमीन बहुत है, तो उन्होंने क्या किया? मशीनों का उपयोग ज्यादा किया, खेतों के अंदर बड़े बड़े ट्रैक्टर रखे, क्योंकि जमीन वहां पर सख्त है, पानी की कमी है, तो गहराई तक खोद देते हैं। भारत में ऐसा नहीं था, पर हमने मूर्खता की उनको देख देख के हमने ट्रैक्टर लेके आए, बड़े बड़े औजार लेके आए, 1.5 से 2 फीट तक खुदाई से 3 फीट तक गहरे खोद के ले आते हैं जमीन को। 1.5 से 2 फीट तक, हम 3-3 फीट तक नमी खत्म हो गई, पानी हम देते नहीं। पानी देने के साथ साथ हम यूरिया डाल देते हैं, जिससे नमी और कम हो जाती है। बीमार तो होते हैं, जमीन की उपज और जो नमी है खत्म हो गई, सख्त हो गई। वो शक्ति हमारे अंदर भी आएगी, क्योंकि आहार तो जमीन से आ रहा है। पंजाब की बात करी, उत्पादन बहुत किया, जो हरित क्रांति आई उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ा। क्यों? क्योंकि यूरिया बढ़ गया। एक बात सुन के अचंभा होगा, अभी 2-3 दिन पहले ही अखबार में आया था, पता नहीं 162 मीट्रिक टन गाय का गोबर सऊदी अरब के अंदर गया है शायद, देसी गाय का गोबर राजस्थान से। किस लिए गया है? क्योंकि वो देसी खाद का प्रयोग करते हैं। वो बेचते क्या है? यूरिया, जो पेस्टिसाइड आता विदेशी से, वो लगाते क्या है? हमारा गोबर। हम क्या करते हैं? गोबर होता है, इसी में लाभ थोड़ी होता है। हम तो विदेशी जो तकनीक है, जो शुद्धता है, जो उसके ऊपर बढ़े, उससे नुकसान होगा। जो भी काम तेजी से होगा उसका नुकसान होगा। सरल रूप में एक चीज देखना, आजकल हाइब्रिड चीज आ गई है। हाइब्रिड माने समय से पहले तैयार कर देते हैं। जो फल वृक्ष देता है 5 से 6 साल में, आजकल 1.5 से 2 साल में, कुछ तो 6 महीने में देना शुरू कर देते हैं। माँ के घर में बच्चा है 9 माह में, अगर वो 5 महीने में हो जाए तो शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर कमी रह जाती है। हम देखते हैं कई बच्चे बीमार होते पैदा समय से पहले हो जाते हैं, किसी का दिमाग से काम नहीं करता। कुछ बच्चे आते हैं हमारे पास, हमारी BEd MR में है, जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे, उसके अंदर BEd की, उनको भी 6 महीने पढ़ाया, तो उसके अंदर भी शिक्षा है, तो उनका बहुत अच्छे से नजदीकी से देखा,
तो काफी दिक्कत उनको महसूस हुई। तो वो बच्चे भी हमारे पास आते हैं, सीखते हैं काफी अच्छे और उनका परिणाम बहुत अच्छा। जब उनको योग करवाया गया, सरल योग बिना आसन बिना प्राणायाम के, वो ठीक हो रहे हैं काफी हद तक, जितना मतलब अपना काम खुद कर पाएगी तक। तो जब माँ के गर्भ में बच्चा 9 माह में तैयार होता है, उसे 6 महीने में 7 महीने में तैयार नहीं कर सकते, तो प्रकृति के जो पेड़ पौधे बोल नहीं सकते, उनके साथ छेड़खानी आपने की, उसकी पौष्टिकता प्रभावित होगी कि नहीं होगी? हाँ, वो बोल नहीं सकते, लेकिन आप प्रयोग कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हो। कमी किसके अंदर आएगी? हम खाना तो अच्छा खाते, देसी खाते, घर पे लगाई हुई सब्जी खाते, लेकिन कौन सी? हाइब्रिड। नींबू का पौधा इतने से गमले में लगता है, नींबू से लगभग हो जाता है। तो जो आपका सर्दियों में जो खट्टे फल आते हैं, सारे के सारे संतरा है, मौसमी 3 से 4 साल ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, फल देना शुरू कर देते हैं। अरे जिसके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि पोषकता दे पाए। भारतीय फल क्या करते थे? 4 से 5 साल तक सिर्फ वृक्ष ही बनते थे, कोई फल नहीं देता था। अपने अंदर इतना समर्थ पौष्टिकता बढ़ाते थे, उसके बाद थोड़े फल देना शुरू करते थे, हर साल बढ़ते रहते थे, एक आयु के बाद खत्म हो जाते थे। लेकिन इस श्रृंखला को हमने तोड़ा। नुकसान किसको हो रहा है? हमें। सब बच्चों के अंदर बेचैनी, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा क्यों आ गया? क्योंकि पौष्टिकता नहीं पहुंच पा रही। घर पे कब भी शुद्ध है, दूध की बात करते हैं, दूध की तरफ चले गए। देसी गाय हमारे घर में थी, कितनी थी? आजादी के समय जब अंग्रेज जा रहे थे, उन्होंने प्रयास किया हम जांचे कि भारत के अंदर हम क्या छोड़कर जा रहे हैं। तो उन्होंने सारा आंकलन किया, कितने पेड़ पौधे, कितने पहाड़ है, कितनी नदियां हैं, उसमें देखा कितने दुधारू पशु है, उसके अंदर भी देसी गाय कितने, संख्या निकल के आई 32 करोड़ लगभग। हमारी जनसंख्या थी 33 से 34 करोड़ आजादी के समय। तो लगभग हर व्यक्ति की एक गाय, वो भी देसी गाय। आज के समय जनसंख्या की बात करते हैं, हमारी 130 करोड़ से ऊपर चलेगी। और दुधारू पशु वास्तव में जनगणना नहीं, लेकिन जहां से पता चला कहते 16 करोड़ है। लेकिन दूध बहुत बढ़ रहा है। पशु नहीं है दुधारू, लेकिन दूध की जो गणना है वो बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने में नंबर 2 तीसरे में पहुंच गए। पहले पे आ जाएंगे। पशुधन कम हो रहा है, दूध बढ़ता जा रहा है। कहाँ से हो रहा है? केमिकल से तैयार हो रहा है। पी कौन रहा है? हम पी रहे हैं। बीमार कौन होगा? हम होंगे। दवाई कहाँ से लाएंगे? विदेशों से। धन कहाँ जाएगा? विदेश में। अमीर कौन होगा? विकसित कौन होगा? विदेश। इसलिए हम पिछड़ना शुरू हो गए। तो जीवन के अंदर देखिए, कामयाब होने के बहुत सारे सूत्र हैं। तो इसको सरल करें, जैसे सर ने भी शुरू में बताया कि पहला सुख निरोगी काया है। श्री कृष्ण को आप जानते हो? बाल्यावस्था में मिट्टी खा रहे थे, आपको पता होगा, कहानी जरूर सुनी होगी। मिट्टी खा रहे थे तो उनका एक मित्र हमारी तरह शरारती था, कहते रोज हमारी पिटाई करवाता, तंग करता, चलो आज इसकी करवाते हैं। घर पे गए, बाहर अगर मैया को कहा, मैया का नाम क्या था? यशोदा मैया। कहते मैया आपका लाडला मिट्टी खा रहा है। रोज कहते ना हमारा माँ पढ़ाई करती है, अपने बच्चे की कभी कमी नहीं करती, हमेशा कहते मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, भले ही कैसी हो लेकिन पढ़ाई तो करते हैं। उन्होंने कहा मिट्टी खा रहे, उसने कहा हो ही नहीं सकता। कहते चलो उनके हाथों पकड़ाते, साथ में लेके आए, दूर कदम के पेड़ के नीचे बताया गया जैसा उसका था, में मिट्टी खा रहे थे। कन्हैया ने दूर से देख लिया कि मैया आ रही है, और पक्का ये जो साथ में आ रही है इन्होंने कोई ना कोई गड़बड़ी की है, और गड़बड़ी मिट्टी वाली थी। उसने जल्दी से जितना हो सकता साफ किया अपने आप को। बच्चा है कितना साफ कर सकता, उसने कर लिया। मैया पास आई, कन्हैया क्या करे? कुछ नहीं, मिट्टी खाई। कहते ना आपका लाडला मिट्टी क्यों खाए? मेरे घर में कोई दूध माखन की कमी थोड़ी जरूर इसने शिकायत लगाई होगी जो मेरे पास में ये नहीं। उस समय जो थे कहीं सोचा राजकुमार जी हमारी शिकायत लगा रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, एक काम करो, मुंह खोलो। हमारा मुंह कब खुलता है? हमारा मुंह खुलता है जब नोट्स तैयार किए, नोटबुक है, चलो चेक करवाओ। अब मुंह ताकते एक दूसरे की तरफ कि कोई एक बच्चा हो जिसके पास पूरी है, नोटबुक लगाते ही नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत ये। तो कन्हैया ने मुंह खोला, उसमें दिखाया गया कि उनके मुंह में ब्रह्मांड तक दिखाई दिया। मैया अचेत होगी, घबरा गई, तो उस कथा को नहीं भी पूर्ण किया। वास्तव में कथा क्यों बनी? ये कहती है अपने संसार को जानने के जो तरीके, एक तो पूरे ब्रह्मांड में घूमो, एक एक ग्रह नक्षत्र को आप जांच लो। दूसरा, अपने आप को जान लो। वेद में लिख दिया यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। या तो बाहर करके खाओ या इसको जान लो, या तो जो सिलेबस की पुस्तक है केवल उसे इतना अच्छे से पढ़ लो, कोई कमी ना रहे। नहीं, हमें तो अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी मना नहीं है, लेकिन पहले खुद का करो। जिस दिन खुद का होगा उस दिन कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिसके कंसेप्ट क्लियर हो गए वो कहीं मार नहीं खाता है। आपको पॉइंट याद करने की आवश्यकता नहीं है। पाचन तंत्र कितना सरल है, आपका हृदय तंत्र सरल है, कितना सरल है बताएं? हृदय तंत्र आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। विवाह होते हुए देखिए, विवाह में कितने फेरे होते हैं? विवाह जब होता है कितने फेरे करवाते हैं पंडित जी? 7 वाले सिर्फ टीवी की उपज है, टीवी फिल्में देख के 4 होते हैं।
4 में भी समस्या रहती है, 3 में स्त्री आगे रहती है, 1 में पुरुष आगे रहता है। ऐसी क्या समस्या है? यहाँ पर भी भेदभाव क्यों 2-2 में कर देते? जो विवाहित हैं अभी तो चले गए, उनसे पूछते तो शायद उनके पास कोई जवाब नहीं होता। होगी तो होगी, पंडित जी ने करवा दी, ऐसी क्या समस्या है? अब इसको थोड़ा सा सरल से समझते हैं। हमारे हृदय में चैम्बर होते हैं, 4 खाने होते हैं हृदय में। वैसे तो इनके नाम ऑरिकल, वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वो नहीं लेते, सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। पहले खाने में खून आता है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती क्योंकि पूरे शरीर में घुमा हुआ है। शरीर का जो हृदय क्या करता है, छलनी से छानता है, उसको देखता है कि इसके अंदर क्या कमी है। उसे लगा इसके अंदर तो ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? फेफड़ों से। उसने क्या किया, दूसरे खाने में आते ही सीधा अपने फेफड़ों के पास भेज दिया, वहां से प्राणवायु और ऑक्सीजन मिला के ले आया तीसरे खाने में। पहले में इकट्ठा किया, कमी लगी, दूसरे उसको भेज दिया फेफड़ों की तरफ, फेफड़ों में ऑक्सीजन मिली, फिर वापिस आए तीसरे खाने में। तीसरे के बाद फिर उन्हें छलनी लगी है, अब फिर से जांच कर लो कहीं कोई कमी तो नहीं, कोई पौष्टिकता कमी तो नहीं है, और चौथे में आपको उसे भेज दिया जाता है शरीर से बाहर। ये तो ठीक है। इसमें विवाह वाले का क्या रहा, इसको सरलता से देखते हैं। विवाह हुआ, पहला चक्र महिला आगे रहती है, दूसरा चक्र महिला आगे रहती है, तीसरा आगे रहती है। पहले जब भी पति को खून के रूप में देखिए, महिला को अपनी स्त्री या पत्नी के रूप में देखो, और जो फेफड़े हैं उसे माता पिता के रूप में देखो। कैसे? सबसे पहले पति कोई चीज लेके आता है घर में, पत्नी का धर्म होता है, उसे जांची क्या लेके आए, पहली छलनी लगाई, पहला जो चैम्बर था उसका काम पूरा हो गया, उसे लगा कमी है, कमी की पूर्ति कौन करता है? माता पिता करते हैं। अपने सास ससुर के पास जाओ, सास ससुर के पास ये क्योंकि उस घर के मालिक तो यही है, प्राण के बिना हम रह नहीं सकते, खाने के बिना रह सकते, पीने के बिना कुछ समय रह सकते, लेकिन सांस रुक जाए तो बहुत दिक्कत आती है। तो अपने माता पिता के पास जाओ, जो महिला की उसका कार्य करता जिम्मेवारी में पहले खुद ने जांचा, फिर सास ससुर के पास गई, उनसे प्राणवायु लेके आई। अब भी जिम्मेवारी है कि एक बार फिर जांच लो कि क्या कमी थी, क्या उसमें बढ़ा, ताकि आगे कल को आप सास ससुर के रूप में आओगे तो आपको दिक्कत ना आए। तो जो उन्होंने परिवर्तन किया उसको समझो। छलनी से छाना, चौथे चैम्बर में पहुंच गया कौन, उसने देखा सब कुछ ठीक है जो हो सकता था, अब उसका आकार बड़ा होता है। चौथा चैम्बर होता है क्योंकि उसको पूरे शरीर में भेजना होता है, तो मांसपेशी भी मजबूत होती है और आकार भी बड़ा होता है, तो पूरा जोर लगा के उसको शरीर से बाहर निकालती है और ये सर्कल चलता रहता है। इसी को ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। इसमें दिक्कत कहाँ आती है? 3 वॉल्व होते हैं। कहाँ पर? जो चौथे खाने के अंदर रहते हैं उसके अंदर दिक्कत आती है कि बाहर निकालने में। पहले एक जो वाल्व रहती बीमार होते थे, दूसरी फिर तीसरी, इस तरह करते करते हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक आया कहाँ से? सरल करो थोड़ा से, शरीर में गर्मी पड़ेगी, गर्मी बढ़ती एसिडिटी होगी, एसिडिटी से अपच हो जाएगा, अपच से गंदी वायु बनेगी, वायु जाएगी जोड़ों में कट कट की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। जिसके जोड़ों में 1-2 बार लकड़ियां टूटने जैसी आवाज आती है, जैसे सूखी लकड़ी टूटती है, जैसे बैठ के उठते हैं, 1 बार आवाज आई इसका मतलब तो ठीक है, 2 बार आई तो ठीक है, लेकिन 10 बार उठते 10 बार कट बोल रही है, इसका मतलब जो एसिडिटी आपके घुटनों तक पहुंच गई, अब आपके घुटने खराब होने वाले हैं। ठीक कैसे होंगे? मसाज करनी होगी तेल से, क्योंकि बात को कौन ठीक करता है? तेल ठीक करता है। और उसके बाद अगर चर्चा करें और बढ़ती देखिए हृदय के अंदर जाएगी, पाइप को देखा है कभी जिसमें से पानी चलता है, वाल्व जो रहता है जिसमें से पानी निकलता रहता है, हवा के बुलबुले होते हैं। ऐसे आपके हृदय की नाड़ियां होती है, उसके अंदर एक दिक्कत रहती है। अगर ये बुलबुले बंद नहीं किए तो आपका हृदय बेकार हो जाएगा, वो हवा भेजनी शुरू कर देगा और बीमार हो जाएगा। अब अगर हम चाहें कोई बात नहीं, आप आगे ये रहता है। बहुत सारे बच्चे इनका मन कहीं और हो सकता है, शरीर से यहाँ बैठे दिमाग से कहीं और पहुंचे, वो भी आवश्यक है, पूर्ति वहीं हो जाए तो अच्छी बात है। अब हम चर्चा करते हैं कि हम दिमाग को ज्यादा क्रियान्वित कैसे करें, कम मेहनत से ज्यादा दिमाग तेज कैसे करें, थोड़ा सा पढ़ के ज्यादा समय तक याद कैसे रखें। हमारे पूजा पद्धति में एक चीज रहती है दीपक। दीपक हर घर में जलता है, पूजा पाठ में जलता है, और जब आरती करते हैं हाथ जोड़ के दीपक के पास रखते तो बहुत अच्छा लगता है। अग्नि का क्या कार्य है? ऑक्सीजन को बर्न करना, जला देना। लेकिन जब ऑक्सीजन जलती है, प्रकृति का नियम बहुत अच्छा है, जिस चीज की कमी होती है उसको कई गुना बढ़ा देती है। अगर आपने यहाँ दीपक जलाया तो उसके 1.5 से 2 फीट के अंदर ऑक्सीजन का स्तर कई गुना होता है। इसलिए जब भी दीपक के पास जाते हैं आपको शांति मिलती है, या जब आरती करते हो उसमें बहुत रिलैक्स फील करते हो, कारण आपने घेरा बना लिया उस ऑक्सीजन का अपने चारों तरफ। और सरलता से समझना चाहते, चूल्हा जरूर देखा होगा माता के पास, बच्चों को वहां बिठा के भोजन करती थी, आज तक उसे श्वास रोग नहीं हुआ।
जो कहते हैं कि धुआं छोड़ता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, अग्नि जलने से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। इससे पहले तो हमारी दादा जी पूर्वज तो मर जाने चाहिए थे, लेकिन हम तो खाना भी उसी घेरे में बैठ के खाते थे, इसलिए हमारा प्रेम प्यार ज्यादा रहता है, क्योंकि प्राणवायु ज्यादा समय इकट्ठे रहते थे। कब? जब ऑक्सीजन का स्तर कई गुना रहता है। तो 10 फीट का दायरा कवर करता है, एक चूल्हा अगर जलता है और उसके अंदर बैठ के पूरा परिवार भोजन करता है, तो सभी जुड़े रहते थे। अब क्या आ गया? सब दूर दूर हो गए, अगली से जितना दूर हुए उतने कमजोर हो गए। एक प्रैक्टिकल करके देखना, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना दीपक जला के अपने पास रख लेना। पढ़ना तो इस लाइट में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दीपक अपने पास रखना। एक शर्त जरूर है कि वेंटिलेशन होना चाहिए। कहीं खिड़की दरवाजे बंद करो, सुबह तक प्रस्थान कर लो ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं का उन्होंने कहा था पढ़ना चाहिए, हम दीपक जला के बैठे, सुबह उठे ही नहीं। दीपक तभी जलेगा जब खिड़की दरवाजे खुले रहेंगे, नहीं तो सर्दियों में बहुत सुनते हैं खिड़की जला के सोए तो सुबह तक सर्ववा सुधार गए। ऐसा नहीं करना। अगर दीपक जला के अपने स्टडी टेबल पे रख दिया और पढ़ना शुरू किया, आपको नींद नहीं आएगी भूल के कभी भी। सिर्फ दीपक जला के पास में रखना है। पढ़ाई तो चाहिए लाइट जला के कर लेना, लेकिन दीपक पास जलेगा, 1.5 से 2 फीट के अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगी। या कभी मन बेकार हो, मन में बुरे विचार आते, सोने से पहले पढ़ाई में नहीं कर पा रहे, सोने से पहले सिर्फ 3 से 4 मिनट उस दीपक के पास बैठ जाना, आप अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस करोगे। या अपने सिराने के पास, लेकिन वहाँ पे संशय रहता है कि हम सो जाते हैं, उसके संभाले को, इसलिए उसको हटा देते हैं। शिक्षा या जिस समय आप बैठना चाहते हो, भले ध्यान बना लो, आंखें बंद ना करो, सिर्फ उसके पास बैठना है। आप अपने आप को महसूस करोगे। ऑक्सीजन ज्यादा कहाँ जाती है? रक्त के साथ। गले से कितना प्रतिशत खून होता है? 70%। तो सबसे ज्यादा क्रियान्वित क्या हो जाएगा? मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और सरलता से देखना चाहते हो, हमारे शरीर में हम भोजन ग्रहण करते हैं मुख से, लेकिन इसके अलावा भी हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है 5 सेंसरी ऑर्गन। कौन कौन से होते हैं? आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, जिससे हम कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। आजकल बच्चे बेकार क्यों हो गए? कहना क्यों नहीं मानते? पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? एक और दोस्ती कैसे? लड़कों के साथ दोस्तियां बहुत कम हो गई। लड़का हमेशा विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होता है, लड़कियां भी विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होती है। पिछले 10 से 15 साल में तो बहुत तेज है। लड़कों के लड़के मित्र कम मिलेंगे, लड़कियां बहुत मिलेंगी। लड़कियों के लड़के मित्र बहुत मिलेंगे, लड़कियां बहुत, सखी सहेलियां बहुत कम होगी। ऐसा कब से हुआ? ऐसा क्या हो गया? इसका कारण रहता है 20 साल पहले तक हमारा परिवार संयुक्त था। संयुक्त माने हर रिश्ता घर के अंदर रहता था। जब माँ के गर्भ में कोई बच्चा होता था तो वो दादा, चाचा, ताऊ, मामा जो भी उसको अनुभव करता था। आजकल एकल परिवार हुआ, पति पत्नी बस, इतना ही बहुत है। माता पिता तो अपने वृद्धाश्रम में रहे तो ठीक है, या अपने घर में रहे। इससे दिक्कत क्या रही? जो गर्भ में बच्चा है, लड़का है या लड़की है, वो क्या है? वो देखता है पति और पत्नी, माने विपरीत लिंग अगर आपस में रहते तो ही गृहस्थ चलता है, और तो रिश्ता है ही नहीं। पत्नी का पति से या पति का पत्नी से कितना ही संबंध रहता है। वो गर्भ में यही चीज सीख रहा है कि समान लिंग की तरफ आपको आकर्षित नहीं होना, समान लिंग की तरफ आपको दोस्ती नहीं करनी, आपका समान लिंग से रिश्ता नहीं बन सकता। 9 माह तक जिसने उसको देखा, उसको अनुभव में ले आया। उसके बाद क्या रहा कि अब जो मित्रता होगी, छोटे बच्चों में हम देखते हैं, शिक्षा स्कूल के अंदर जब जाती है यही चीज निकल के आती है कि लड़के की लड़कियां दोस्त बनी, और जो लाडली माँ की होती थी बेटियां, अब पिता की तरफ चली गई। घर पे भी देखना, जो लड़कियां होंगी पिता की ज्यादा लाडली, और बेटे जो है माँ की ज्यादा लाडली। अब पहले नहीं होता था, लाड तो दोनों करते हैं, लेकिन अब बदलाव आया, जो बेटे हैं माँ की तरफ चले गए। आप सब भी ऐसा अनुभव करते होंगे घर पे कि आप माँ की तरफ ज्यादा खिंचाव महसूस करते हैं, और जो लड़कियां हैं पिता की तरफ महसूस ज्यादा करती है आकर्षण। यानी बचपन में जो गर्भ में जो शिक्षा हमने ले ली, अभिमन्यु वाली जो शिक्षा ली 25 साल बाद काम आ रही है, जब हम थोड़े समझ योग्य हुए तब काम आ रही है, लेकिन हम समझ नहीं पाए हमारे साथ कब ये बुरी चीजें होंगी, कब हम एक दूसरे से टूटना शुरू हो गए। भाई बहन का रिश्ता नहीं रहा, भाई भाई का रिश्ता नहीं रहा, बाहर बन रही, लेकिन वो कुछ समय तक। सिरसा की बात करें, सिरसा शहर के अंदर, हमारे शहर के अंदर 18 से 20 डाइवोर्स फाइल रोज होती है, रेगुलर पर डे। औसत बताई गई है कि रोज आपके सिरसा शहर के अंदर डाइवोर्स फाइल की जाती है, यानी तलाक की अर्जी लगाई जाती है 20। शादी कितनी होती है पता नहीं, लेकिन टूटने की औसत अगर देखें, हम तोड़ना चाहते हैं 20 तो हर रोज तोड़ना चाहते हैं, जुड़ना कितने चाहते हैं नहीं पता। क्यों परिवार टूट रहे हैं? परिवार के 3 आधारभूत स्तंभ होते हैं, चौथा तो आप बता ही दोगे, लेकिन 3 मैं बता देता हूँ। पहला बुजुर्ग, दूसरा युवा, तीसरा बच्चा। 3 ही क्यों? बच्चा जो होता है बिल्कुल खाली होता है, उसके पास अपना कुछ नहीं।
बुजुर्ग जो है बहुत अनुभव में रहता है, उसने अपने जीवन में ठोकरें खा के हर चीजें सीखी, अब उसके पास कुछ नहीं सिर्फ बताने के अलावा। तो क्या करें, अगर भरे और खाली को आपस में मिला दें, जो भरे गए अनुभव से और जो बिल्कुल खाली, इनको जोड़ दें तो क्या होगा, दादा दादी की कहानियां याद आएंगी, संतुलन बन जाएगा परिवार के अंदर। अब बीच में जो रह गए उसकी समस्या जो युवा रहेगी, इसे क्या करना चाहिए, इसे चाहिए कि आप घर के लिए कमाएं, व्यवस्था करें बच्चे और बुजुर्गों के लिए, ताकि आप घर का संचालन कर पाए। क्यों, क्योंकि माता पिता तो करने योग्य रहेंगे, उनका शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं, लेकिन युवा ने क्या किया, काम का बोझ ज्यादा है, काम करते हैं, माता पिता को तो वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, बोझ कम होगा, संभालना कम पड़ेगा। और जो बच्चे हैं उसे बाल भवन या बाल केंद्र में डाल देते हैं, बाल भवन या बाल केंद्र में डाल देते हैं। उस बच्चे ने रिश्ता कभी देखा ही नहीं, फिर कहते बच्चे कहना नहीं मानते, हमारे को सम्मान नहीं करता, हमें प्रेम नहीं करता, जिसने कभी सीखा ही नहीं, कभी स्वीकार ही नहीं किया, वो चीज कैसे कर सकता है। इस तरह करते करते हमारे परिवार टूटने शुरू हो गए। तो 3 आधारभूत स्तंभ जिस घर में है, अगर आपके घर में है, कल को आपकी भी संतान होगी, तो एक नियम, एक निवेदन जरूर है, परिवार के 3 आधारभूत स्तंभ प्रभावित मत करना। माता पिता को घर से बाहर मत निकालना, भले काम के नाम को सरलता से समझना चाहते हो। एक बार एक घर में आग लगी, उसमें 2 व्यक्ति थे, एक अंधा था, एक लंगड़ा था, दोनों बच नहीं सकते थे, दोनों एक दूसरे को टक्कर मारे थे, गर्मी लग रही थी, जलने ही वाले थे। तो उन्होंने एक दूसरे से सहायता मांगी कि लंगड़े ने कहा कि मैं तेरे ऊपर चढ़ जाता हूँ अंधे के, और मैं जैसे जैसे बताऊँ वैसे वैसे चलना शुरू करना, मैं आपकी आंखों का काम करूंगा, आप मेरे पैरों का काम करना, दोनों बच जाएंगे। दोनों ने सहयोग किया, एक दूसरे से घर से बाहर निकले और बच गए। ये व्यवस्था कहाँ है, भारत के अंदर। भारत का युवा अंधा और जो बुजुर्ग है वो लंगड़ा। अगर बुजुर्गों को अपने कंधों पे बिठाया जाए, उनके अनुभव को अपने कंधों पे अपने रखा जाए, उनके मार्गदर्शन में अगर आगे बढ़ा जाए, तो देश का युवा क्यों पिछड़ेगा, पिछड़ ही नहीं सकता, हर क्षेत्र में आगे जाएगा, हमेशा कामयाब रहेगा, कभी मार आप खा ही नहीं सकते। स्वस्थ रहने का सरल सा तरीका, मुख्य रूप से जो दिनचर्या 23 घंटे में करते उसे ठीक कर लो, कभी बीमार नहीं रहोगे। शिक्षा में यहाँ पे आए हो, हमारी कई बातें आप ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन याद रखोगे, हमें खुद को पता है, क्योंकि बताई गई बातें याद नहीं रहती, क्योंकि हमारे कीड़े उठने शुरू हो जाते हैं। कीड़े माने जो हमने कचरा डाला हुआ है। कचरा कहाँ से आया, दिन भर हमने जो चर्चा की, जो बातचीत की, एक दूसरे को जो बताते हैं, फोन में जो वीडियो देखते हैं, फोन की बात आई तो भारत के अंदर सर्वे किया गया, 70% तो जो नेट देखा जाता है उसमें पोर्न वीडियो देखी जाती है, अश्लील फोटो, अश्लील वीडियो देखी जाती है, 70% तक। जो बच्चा एकांत में बैठ के ऐसा कुछ कर रहा है जो किसी को बता नहीं सकता, भले वो लड़का है लड़की है, जाने अनजाने में हमारे देश के युवा को भ्रमित करने के लिए चीजें दे दी, इसको और ज्यादा बेकार करने के लिए छोटे बच्चों को जो टैग आते हैं वो पहुंचा दी, +1 +2 के बच्चों को सरकारी स्कूल तक पहुंचा दी, कारण कि देश का युवा इतना ना पड़ जाए कि कल को बड़े देशों को टक्कर दे। तो आपको मूर्ख बनाने के लिए आपके हाथ में फोन और इंटरनेट दे दिया। चीज अच्छी है लेकिन प्रयोग करना ही नहीं जानते, इसको और सरलता से देखना चाहते हो। कामयाब होने का सूत्र हनुमान जी ने सिखाया, हनुमान जी को जानते हो, सभी जानते होंगे। तो बाल्यावस्था में उनके पास शक्तियां आ गई थी, तो शक्तियां आगे पर उन्हें प्रयोग करना नहीं पता, तो क्या करते, सारों को छेड़खानी करते, कोई हवन पूजा करता उसकी आग बुझा देते, कभी कोई चीज फेंक देते, कभी महाराज जी की दाढ़ी खींच देते, कुछ ना कुछ शरारतें करते। तो एक बार एक संत जी तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने उनके साथ छेड़खानी की, उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ अपनी शक्तियां भूल जाओ, और जिस दिन वास्तव में इसकी आवश्यकता होगी तो कोई और व्यक्ति ही आपको याद दिलाएगा, अन्यथा आपको याद नहीं आएगी। तो समय आ गया लंका जाने का, माँ सीता का पता लगाने का। कहाँ पर, समुद्र किनारे सब बैठे थे, माँ सीता का पता लगाना था, सबके मुंह लटके हुए थे, सब जानना चाहते थे कि हम किस तरह उस पार जाएं। तो जामवंत जी आए, जो आप जानते, जामवंत जी आए, उन्होंने जी को हनुमान जी को शक्तियां याद दिलाई, उन्होंने जंप लगाया, 3 अवरोध आए। पहला एक पहाड़ था, मैनाक पर्वत था जो बहुत ऊंचा था, दूसरा सुरसा नाम की राक्षसी आई जो मुंह खोले रहती थी, तीसरा अगर बढ़ते हैं उसका वैसे तो कहते जो मछली रूप में थी, जो ऊपर से आपकी छाया देख के उसको पटक देती थी, और फिर अंत में जो चौथे नंबर पे आई नंदिनी। अब इसमें हुआ क्या, सबसे पहले पर्वत जो था वो था सोने का, उसने कहा हनुमान जी आप थक जाओगे, इतनी दूर जाना है, थोड़ा विश्राम करो। हनुमान जी ने क्या किया, पैर रखा, नमस्कार किया, आगे बढ़े। आगे बढ़ते वो राक्षसी आगे जो मुंह खोलती रहती है, हनुमान जी ने शरीर बढ़ाया, उसने मुंह खोलना शुरू किया, फिर हनुमान जी ने बढ़ाया, फिर उसने बढ़ाया, हनुमान जी ने सोचा ऐसे बात नहीं बनेगी, आकार बिल्कुल छोटा किया, अंदर गए बाहर आए, आगे बढ़ गए। इसी तरह आगे बढ़े, एक राक्षसी है वो छाया पकड़ के रखी, छाया पकड़ के उसे पटकने लगे, उसे और मार के पार निकले, आगे लंकिनी आए, उसके ऊपर भी प्रहार किया।
ये कहानी बताती क्या है? ये बताती एक अवस्था ऐसी आती है जब आपको अपने बारे में जानकारी नहीं होती, तो आपको चाहिए जामवंत जो आपको अपने आप से ज्यादा जानता हो, जो आपको आपसे ज्यादा जानता है। कौन जानता है? आपके अध्यापक, आपके माता पिता, क्योंकि इन्हें पता है आपका सामर्थ्य क्या है, कमजोरियां क्या है, आपके लिए क्या कार्य अच्छा है, क्या नहीं है, कौन सा खेल आपके लिए अच्छा है। मैं कहूँगी मैं कुश्ती में जाने का मन करता है, शरीर पे चलते हुए चक्कर आते हैं, कुश्ती कैसे कर पाऊंगा, संभव नहीं है, तो वो खेल मुझे छोड़ देना चाहिए। शिक्षा की बात करूँ, धन्यवाद, शिक्षा की अगर बात की जाए कि मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, बच्चे को नॉन मेडिकल में डाल दो, साइंस बहुत कमजोर है, मेडिकल में डाल दो, कैसे संभव हो नहीं सकता। तो जो जामवंत आपको मिले, जो आपको अपने आप से ज्यादा जाने, उसकी पहचान अगर हो जाए, वो हमें मिल जाए, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, हर कार्य में कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। तो कामयाब होंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? सबसे पहले धन मिलेगा। काम करोगे तो पर्वत मिलेगा जिसमें सोना होता है, धन मिलेगा। तो धन मिलते ही हम क्या करते हैं? वहीं पे रह जाते हैं। धन मिल गया, कामयाब होना शुरू हो गए। अब हमें क्या करना चाहिए? हनुमान जी से सीखो, धन को नमन किया, प्रणाम किया, अगले चरण पे बढ़ो। अगले चरण पे बढ़ो तो अगले चरण पे हमें क्या मिलेगा? मुंह खोलने वाले। मुंह खोलने वाले माने आपकी बड़ाई करने वाले, आपको चढ़ाने वाले, हमें और बड़े हो जाओ, फूल जाओ, ढोल हो जाए, ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने ये किया, ये योगाचार्य ऐसे, इनकी तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, ये वो कर करके चढ़ाते रहते हैं। अगर हनुमान जी बड़े होते रहते तो कभी उससे पार नहीं पा पाते। तो सरल सा सूत्र बताया, जब भी आपकी मान बढ़ाई होने लगे, हाथ जोड़ के झुक जाओ, उनका नमन करो ताकि वो प्रभाव आपके ऊपर ना हो। उसके बाद आगे बढ़े, उसके बाद आगे बढ़े तो आगे छाया पकड़ने वाले आ गए। छाया माने कोई आपका करीबी माने जो हर क्षण आपके साथ जुड़ा रहता है। ऐसी क्या चीज है? वो है आपके रहस्य। आप खुद जिस दिन आपके बारे में, आपके रहस्यों के बारे में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह पता चल गया, माने ऐसी चीजें हमारे जीवन में होती है जो आप किसी को ना बताएं, उसका पता केवल आपको होना चाहिए। अगर वो किसी को पता चल गया तो रहस्य से आप कितनी भी बुलंदियों पे हो, नीचे पटक के गिरा दिए जाओगे। कामयाब होते होते भी नीचे जमीन पे आके गिरोगे। इसको भी अगर पार कर जाते तो अंत में लंबी नहीं आती है, और यहाँ पर आपको प्रहार करना पड़ता है। मुष्टि प्रहार उसने जब किया था, बताया था। इसको सरलता से देखिए, जब भी आप कामयाब होना चाहते हैं, शिक्षा के अंदर आते हैं, शिक्षा प्रयास करते हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ आते हैं। नींद का पहाड़ सबसे पहले आता है। पढ़ाई शुरू करते हो, सोना, उसमें भी सोना था, इसमें भी सोना आता है कि सो जाओ, कल पढ़ेंगे, आज तो विश्राम करें, बहुत थक गए हैं। हनुमान जी की तरह नमस्कार मुद्रा देवी, इतना बहुत है, हम मुंह धोके हमें परीक्षा देनी है। यहाँ पर ऐसे ही नहीं है टाइम पास करनी नहीं है, माता पिता के सपने उसे पूरा करने हैं। यहाँ से निकल के बाहर मस्ती कर सकते हैं, लेकिन समय कितना है? 3 साल 4 साल, इसके बाद घर जाना पड़ेगा। मुंह लटका के जाएंगे, सीना तान के जाएंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। समय बराबर है सबके पास, किसी के पास ज्यादा नहीं है, समय बराबर है। आप सोओगे कि नहीं सोओगे, आपकी इच्छा। दूसरा, बड़ाई माने आप पढ़ते हो, ये तो मुझे आता ही है, ये तो मुझे आता नहीं। आपका समय क्या है? उसको दोहराना है। एक एक चीज को छोटे बन के आता है तो भी छोड़ना मत। छोड़ दिया तो कोई ना कोई संशय, कोई ना कोई चीज रह जाएगी। जो चीज आती है उसे पहले पढ़ो ताकि संशय और क्लियर हो। फिर सोचोगे कि इतना सरल मैंने पढ़ा था, लेकिन पहली बार ही समझ गया, आज तो कंसेप्ट क्लियर हो। जितने छोटे हो गए, माने जब भी कोई आपको बताता है, कोई पढ़ाता है, शिक्षा हमेशा नीचे बन के सीखो, छोटे बन के सीखो। आपको आती है तो भी उसे दोबारा से सीखो। आप आगे बढ़ोगे, आपके रहस्य आएंगे। रहस्य अच्छा ठीक है, सिर्फ 4 से 5 मिनट लें आपके, क्योंकि अगर रहता है भोजन की आवश्यकता जो हम बता रहे हैं वो नहीं होगा तो कैसे करेंगे। तो तीसरे नंबर पे क्या समस्या आती है? आपकी परछाई पकड़ ली जाए। आपकी परछाई होती अति आत्मविश्वास। जब भी पेपर देने जाते हो, आता ही है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। या ऐसी चीज पता हो कि इसका ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, दूसरा आपको पकड़ लेगा उसी समय कि इसको ये चीज अच्छी आती है। साथ ही साथ मुझे बताना, मेरा रह गया थोड़ा, दोस्ती के कारण आप बताओगे कि नहीं बताओगे? बताओगे, समय आपका व्यर्थ होगा कि नहीं होगा? आप पीछे रह जाओगे। आपके बारे में जब दूसरे को इतना पता चला, इसके अंदर अच्छी चीज क्या, बुरी चीज क्या, आप मार खाओगे। और अंत में जब आप कामयाबी के गेट पे पहुंच जाओगे, तब आपको परिणाम देना होता है, मुष्टि प्रहार करना होता है। माने जब जॉब के लिए इंटरव्यू पे जाते हो, ये बाधाएं पार करते हो, तब आपका इंटरव्यू लिया जाता है गेट द्वारपाल से। वो लंकी के रूप में आते हैं, माने लंका की रखवाली करने वाली उस कंपनी का वो मालिक जो इंटरव्यू से परखना चाहता है कि मुसीबत तो पार करके आ गए, लेकिन इसे कुछ पता भी है कि नहीं है। तो वहां पर आपको जवाब देना होता है, तब आपको सोने की लंका मिलती। लेकिन जीत अभी नहीं हुई, अभी फिर से वापिस आना है। कब? जब आप अपनी जड़ों से मजबूत हो, माने जहाँ से सीख के गए, कभी भी ऐसा मत करना इस स्थान का
इस गुरु का माता पिता का अपमान ना हो, किसी भी चरम सीमा पे पहुंचकर कितनी बुलंदियां कामयाबी पालो, लेकिन वापिस अपनी जड़ों से जुड़े रहना, नहीं तो कब गिरा भी जाओ पता नहीं चलेगा। वृक्ष की विशालता उसके विशाल आकार से नहीं, उसकी जड़ों से है। वट वृक्ष लंबे समय तक क्यों बढ़ता रहता है? क्योंकि कुछ समय के बाद अपनी शाखाओं को भी जड़ों के रूप में बना लेकर लंबे समय तक जीवित रहता है। तो चलिए, आपका भोजन का समय है तो क्षमा चाहेंगे, आपका समय व्यतीत किया, लेकिन चीजें बहुत सारी होती है। अभी पीछे साप्ताहिक कार्यक्रम था जिसमें सब चीजें बहुत ही सरल रूप में, अभी तो हम बहुत छोटा छोटा करके बता रहे हैं जिससे आप समझ पाए, लेकिन फिर भी प्रयास किया हमने हमारी तरफ से कि आपको वो चीजें बताई जाए जो आप जीवन में लागू करते थे, हैं करना नहीं है, जो करते थे पहले होता था वही दोबारा करना है, कुछ नया नहीं करना। सभी पुराना है जो आपके दादा दादी के माता पिता करते रहते वही करना है। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और अपने जीवन के जो वास्तविक उद्देश्य है उस पर खड़े रहेंगे। सिर्फ 1 मिनट और बेटा। जैसा कि मुकेश सर ने आपको गाइड किया योग के बारे में, और एक्चुअली आपने जीवन कैसे जीना है उसके बारे में बताया, स्वस्थ जीवन कैसे जीना है उसके बारे में बताया। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ मतलब सिर्फ कंक्लूजन ये निकालना चाहता हूं कि मुकेश सर का आपके प्रति कितना प्यार है, वो आपको कितना सिखाना चाहते हैं, वो आपको कितना आगे ले जाना चाहते हैं, वो आपको कितना स्वस्थ रखना चाहते हैं, वो आपको अपने देश के प्रति कितना जोड़ना चाहते हैं, वो आपको हमारे देश की देसी गायें, घी, दूध उनके साथ आपको जोड़ना चाहते हैं, हमारे देश के जो देसी वस्त्र हैं उनके साथ जोड़ना चाहते हैं, आपको एक पूर्णतः देशभक्त बनाना चाहते हैं, स्वस्थ बनाना चाहते हैं। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। बाकी अगर इनके पास और समय होता और आप लोगों के पास भी और समय होता तो मुझे लगता है मुकेश सर के अंदर इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है कि वो 24 घंटे लगातार तो कम से कम बोल सकते हैं। और जो जिस तरीके से, जिस लय के साथ इन्होंने आपको बताया, ज्ञान बांटा, एक चमत्कारिक था वो, तो इससे पता लगता है कि एनर्जी लेवल क्या होता है और वो एनर्जी लेवल कैसे आ सकता है, वो सामने प्रत्यक्ष उन्होंने दर्शन करवा दिए। मेरे शब्दों के साथ मैं उनका धन्यवाद करता हूं और आप स्टूडेंट्स की तरफ से एक स्मृति चिन्ह उनको भेंट करना चाहता हूं, अगर आप 2 मिनट का समय और दें तो।